अध्याय 121 जादुई शहर शंघाई की मो फैन भी असहाय था। बो सिटी निश्चित रूप से ऐसी जगह नहीं थी जहां वह रह सकता था। कौन जानता था कि डार्कविंग वुल्फ वापस आएगा या नहीं, और सेना लोगों को हमेशा के लिए यहां रहने के लिए नहीं भेजेगी। बो सिटी जैसी दुर्गम जगह के शहर बनने का एकमात्र कारण वहां के बेहद खास प्राकृतिक संसाधन थे। सबके सामने मौजूद प्राकृतिक संसाधनों को ब्लैक वेटिकन ने पूरी तरह से लूट लिया था, और सबसे महत्वपूर्ण संसाधन, भूमिगत पवित्र झरना, मो फैन ने पी लिया था। इस मामले के चलते मो फैन को कई बार चाय पर बुलाया गया था। यान जोहे, म्यू जोयुन, झानकोंग और बाकी लोगों ने इस मामले की और जांच पड़ताल नहीं की। बहरहाल, भूमिगत पवित्र झरने की रक्षा कर पाना और वो शहर में इतने सारे लोगों को जीवित बचा पाना, सब कुछ उसी की बदौलत था। मो फैन की उपलब्धियां किसी की नजरों से ओझल नहीं रहीं। मो फैन, अब तुम एक बहादुर आदमी हो जो स्वर्ग और पृथ्वी को संभाल सकता है। मैं, तुम्हारा पिता, तुम्हारी बात मानूंगा। तुम तय करो कि हम कहाँ जाएंगे, मो जियाक्सिंग ने मो फैन से कहा। चलो जादुई शहर शंघाई चलते हैं, मो फैन ने अचानक कहा। दक्षिण का सबसे बड़ा शहर स्वाभाविक रूप से जादुई शहर शंघाई था। जब मो फैन विज्ञान जगत में था, तो वह उस विशाल शहर में जाना और भी आगे बढ़ना चाहता था। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि शंघाई का जादुई शहर देश भर के असंख्य जादूगरों के लिए जादुई दुनिया का एक महत्वपूर्ण शहर जरूर होगा। मो जियाक्सिंग ने कहा, शंघाई में आवास की कीमतें बहुत अधिक है। मैं जाकर देखूंगा कि क्या शंघाई हमारे बो सिटी को प्लेसमेंट हाउस दे रहा है। शिनशिया को कोई आपत्ति नहीं थी। मो फैन जहां भी जाता, वह भी वहां जाती। कुछ ही देर बाद मो जियाक्सिंग मुस्कुराते हुए वापस दौड़े और मो फैन और शिनक्सिया से कहा, जादुई शहर शंघाई में हमारे बो शहर के लिए एक छोटा सा सुरक्षित स्थान जरूर है। अगर कोई और समस्या नहीं हुई, तो मैं उस पर हमारा नाम दर्ज करा दूंगा। जैसे ही मौका मिला, तीनों लोगों का पूरा परिवार जल्दी जल्दी अपना सामान व्यवस्थित करने लगा। दरअसल ज्यादा सामान था ही नहीं। आखिरकार उनका घर तो पहले ही बिक चुका था। वैसे मो जियाक्सिंग पहले से ही हालात का अंदाजा लगाने में पूरी तरह सक्षम था। मानो उसने बो शहर की बड़ी विपत्ति का पहले ही अनुमान लगा लिया था, और इसीलिए उसे अपने खोए हुए घर की ज्यादा परवाह नहीं थी। बो सिटी पर सेना का कब्जा हो चुका था। म्यूहे की हालत क्या होगी, ये कौन जानता था, क्योंकि बो सिटी में उसकी कई जागीरें थीं। वे बस से निकटतम द्वीप जियामेन तक गए, और फिर जियामेन से जादुई शहर शंघाई तक ट्रेन से गए। इस बारे में बात करते हुए, अगर जादुई जानवर ट्रेन के रास्ते में दिखाई दे तो क्या होगा। मो फैन ट्रेन में बैठा था, और अचानक यह विचार उसके दिमाग में आया। शिनशिया ने बताया, रेल मार्ग सुरक्षित है, इसकी सुरक्षा के लिए एक अवरोधक लगा हुआ है। इस बारे में बात करते हुए, यह मेरा पहली बार घर से इतनी दूर जाना होगा, मो फैन ने अजीब तरह से कहा, क्योंकि उसने अपनी नाक रगड़ी। ऐसा लगता है जैसे भाई मो फैन किसी अलग दुनिया से यहाँ आए हैं। यहाँ ऐसी कई चीजें हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते, शिनक्सिया ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मैं विज्ञान की दुनिया से आया हूँ। वहाँ के स्कूल आपको इस तरह का रूखा, कड़वा और उबाऊ जादू नहीं सिखाते। वे आपको बेहद दिलचस्प विज्ञान सिद्धांत सिखाते हैं। वे हर चीज को समझाने के लिए विज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ जैसा कुछ नहीं था। हमारे लिए जादू बस एक अंधविश्वास था, मो फैन ने थोड़ी ईमानदारी से कहा। शिनक्सिया ने शायद किसी को इतनी गंभीरता से बकवास करते नहीं देखा था। ये सुनकर वो हैरान रह गई। क्या बकवास कर रहे हो? तुम छात्र जो स्कूल में तरक्की नहीं करते, इस गैर जादुई विज्ञान का बस दिवास्वप्न देख रहे हो। अगर जादू की खोज करने वाले वे महान लोग न होते, तो तुम्हारे घर में बिजली, कंप्यूटर या परिवहन का कोई साधन न होता। ऐसी विशाल ट्रेन तो बिल्कुल भी नहीं होती जिसे चलाने के लिए बिजली के जादू के आरेख की जरूरत होती है। धिक्कार है इन नौसिखियों पर, जो इतिहास और अपने बड़ों का सम्मान करना नहीं जानते। मो फैन के बगल में बैठे काले बालों और घनी मूंछों वाले एक बूढ़े ने कसम खाए। मो फैन ने जब ये सुना तो उसे बहुत खुशी नहीं हुई। मो फैन को लगा कि 3 साल यहाँ रहने के बाद वो इस दुनिया में ढल जाएगा। लेकिन जब उस बूढ़े ने बताया कि ट्रेन बिजली के जादुई आरेख से चलती है, तो मो फैन को लगने लगा कि उसकी बुद्धि इतनी कमजोर है कि वह ये सब समझ सके। बूढ़े साहब, मेरे बेटे को अजीबोगरीब बातें करना पसंद है, उसे गंभीरता से मत लीजिए। बूढ़े साहब, क्या आप भी शंघाई जा रहे हैं? मो जियाक्सिंग लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता था, इसलिए उसने तुरंत उस बुजुर्ग से बातचीत शुरू कर दी। हाँ, मैं जियामेन में एक सेमिनार कर रहा था। मैं अभी शंघाई लौट रहा हूँ। आपके बोलने के तरीके को देखते हुए, क्या यह संभव है कि आप एक प्रोफेसर हो? मो जियाक्सिंग ने पूछना जारी रखा। बूढ़े मिस्टर ने अपनी मूंछें रगड़ी और उनकी आंख के कोने से मुस्कुराहट झलक रही थी।
ज्वेल यूनिवर्सिटी के इतिहास के प्रोफेसर। जैसे ही मो जियाक्सिंग ने ये सुना, उसके चेहरे पर तुरंत श्रद्धा झलक उठी। मो फैन ने भी आश्चर्य से बूढ़े आदमी को देखा। जियातोंग विश्वविद्यालय और फूदान विश्वविद्यालय, जो उस समय शंघाई में थे, इस दुनिया में मौजूद नहीं थे। हालांकि शंघाई का रत्न विश्वविद्यालय बहुत बड़ा था। ये कहा जा सकता है कि यह वह जादुई विश्वविद्यालय था जहां हर जादूगर जाने के लिए लालायित रहता था। अगर बो सिटी की यह विपत्ति न घटी होती, तो मो फैन शंघाई ज्वेल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने की कोशिश करता। बो सिटी के जिन लोगों को इन प्लेसमेंट में रखा जा रहा था, वे सब एक प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। परीक्षा के ज्यादातर उम्मीदवारों को सरकार द्वारा वित्त पोषित एक अलग हाई स्कूल में भेजा जा रहा था, ताकि आने वाले साल में मैजिक हाई फाइनल परीक्षा देने से पहले उन्हें एक और साल पढ़ाई करनी पड़े। इंटरमीडिएट स्तर तक पहुंच चुके मो फैन के लिए मैजिक हाई स्कूल पहले ही बेकार हो चुका था। अब मो फैन बस मैजिक यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहता था। दूसरा, जागृति रत्न अपेक्षाकृत कीमती माना जा सकता है। इसके अलावा ये आमतौर पर स्कूलों, जादुई संघों, सेना या कुलीन परिवारों के पास होते थे। अगर आप इसे काले बाजार से खरीदना भी चाहें, तो शायद आपको ना मिले। इंटरमीडिएट स्तर तक पहुंचने के बाद मो फैन न केवल बिजली और आग का इंटरमीडिएट स्तर का जादू कर सकता था, बल्कि उसे जागृत होने का एक और अवसर भी प्राप्त हो गया था। शंघाई पहुंचने के बाद मो फैन को सबसे पहले एक ऐसे संगठन का चुनाव करना था जो उसे दूसरी बार जागृत कर सके। सबसे उपयुक्त विकल्प एक जादुई संघ में प्रवेश था। अपनी वर्तमान साधना के साथ उसके लिए जादुई संघ में प्रवेश करना निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि एक जादुई विश्वविद्यालय भी एक उत्कृष्ट विकल्प था। आखिरकार मैजिक एसोसिएशन एक कुशल संगठन था। उनके पास जादूगर थे जिन्हें वे आगे बढ़ाना चाहते थे, विशेष पद थे और संसाधनों के वितरण का एक पारंपरिक तरीका था। जादू स्कूल हमेशा से दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। संसाधनों का वितरण भी उन लोगों पर छोड़ दिया गया जो ज्यादा सक्षम थे। जब समय आएगा तो उसे पूछना होगा कि क्या ज्वेल यूनिवर्सिटी छात्रों के लिए विशेष नामांकन करती है, अपने जैसे किसी व्यक्ति के लिए जो लड़कियों को पटाने में माहिर था, यानी एक अच्छा बिजली का जादूगर। कौन जानता था कि वे उसे विशेष सम्मान देंगे या नहीं। इस बारे में बात करते हुए मेरे बगल में जो व्यक्ति है वह वास्तव में ज्वेल यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। चलो उससे पूछते हैं। पुराने मिस्टर, क्या ज्वेल यूनिवर्सिटी में विशेष भर्ती होती है? मो फैन ने पूछा। विशेष भर्ती? जब तक आपका किसी क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन न हो, तब तक आप ज्वेल यूनिवर्सिटी की पहुंच में नहीं आएंगे। असल में विशेष भर्ती जैसी कोई चीज होती ही नहीं, बूढ़े प्रोफेसर ने जवाब दिया। उन्होंने मो फैन को, जो किसी भी तरह से सामान्य नहीं था, परखने के बाद पूछा, क्या आप ज्वेल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं? मेरी मूल योजना वहां परीक्षा देने की थी। तो फिर तुम्हें बस हाई स्कूल की परीक्षाएं पास कर लेनी चाहिए। किसी विशेष भर्ती के बारे में मत सोचो। ज्वेल यूनिवर्सिटी देश भर से आए सबसे प्रतिभाशाली और सबसे ज्यादा क्षमतावान छात्रों का एक समूह है। हजारों परीक्षार्थियों के बीच खुद को अलग पहचान दिला पाना तुम्हें बेहद अनोखा बना देगा, बूढ़े प्रोफेसर ने कहा। क्या कोई विशेष भर्ती है या नहीं? मो फैन ने बहुत सीधे तौर पर पूछा। हाँ, बिल्कुल है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि यह ऐसी चीज है जिससे कोई सामान्य व्यक्ति गुजर सकता है। अंत में उस भगवान त्यागी बूढ़े प्रोफेसर ने मो फैन को विशेष भर्ती की आवश्यकताओं के बारे में कुछ नहीं बताया। मो फैन और उनका परिवार अंततः बो सिटी द्वारा प्रदान किए गए प्लेसमेंट क्षेत्र के पते पर पहुंचे। ऐसा प्रतीत होता है कि वहां लगभग 1000 लोग थे, जो एक छोटे से जिले को भरने के लिए पर्याप्त थे। इस जिले का संक्षिप्त वर्णन आरामदायक कहा जा सकता है। सच तो ये था कि इसकी बनावट भी बेढंगी थी। मंजिलें अपेक्षाकृत कम ऊंची थीं। उन जगहों के अंदर रहना एक बड़े से डिब्बे में रहने जैसा था, जो एक हद तक सीमित था। लेकिन मो जियाक्सिंग के अनुसार जब तक रहने की जगह है, तब तक कोई समस्या नहीं होगी। मो फैन के पास भी शिकायत करने के लिए कुछ नहीं था। शिनक्सिया की स्थिति पर विचार करने के बाद पड़ोस की एसोसिएशन ने उन्हें पहली मंजिल पर रखा। शुरुआत में मो फैन ने सोचा था कि वो खिलते हुए फूल की तरह चमकती ऊंची इमारतों को देख पाएगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से इस इलाके का परिवेश उस भयानक बो सिटी से भी ज्यादा वीरान था, आपदा के बाद के बो सिटी से भी ज्यादा। ये शंघाई का एक बेहद ग्रामीण इलाका था। पहले से ही यहाँ रहने आए पड़ोसियों के अनुसार बस से मेट्रो स्टेशन पहुंचने में लगभग 20 मिनट लगते थे और फिर शंघाई के मुख्य शहर तक पहुंचने में आधा घंटा और लग जाता था। इसका मतलब ये हुआ कि शंघाई जाने में 1 घंटा लगेगा और वापस आने में भी 1 घंटा लगेगा। अरे यार, अगर मेरे पास पैसे न होते तो मैं तो कब का चला गया होता।
मैं कैसे सोच सकता था कि सरकार हमें इतने खूबसूरत शहर में बसा देगी, लेकिन उन्होंने हमें ऐसी जगह पर बिठा दिया जो बो सिटी से आधी भी अच्छी नहीं है। पैसा, मुझे पैसा कमाना है। खैर, मैं एक इंटरमीडिएट जादूगर हूँ। पैसा कमाना काफी आसान होना चाहिए, और पैसा मिलने के बाद मैं आखिरकार वहां से चला जाऊंगा। मैं चाहे कहीं भी किराए पर रहूं, वो शंघाई के इस वीरान देहाती इलाके से बेहतर ही रहेगा। मुझे शक है कि शाम को शायद जादुई जानवर दिखाई देते होंगे। मो जियाक्सिंग को कोई आपत्ति नहीं थी। उसने जल्दी से नौकरी ढूंढ ली और जल्द ही अपने पुराने पेशे में लौट आया, ड्राइवर का काम। शिनशिया का स्कूल वापस जाने का कोई इरादा नहीं था। शंघाई के इस इलाके में शायद कोई मैजिक स्कूल भी नहीं था। शहर का आना जाना भी बहुत असुविधाजनक था। इसलिए उसने घर पर ही पढ़ाई करने और फिर अगले साल हाई स्कूल की परीक्षा देने का फैसला किया। सच तो ये है कि अस्पतालों में हीलिंग जादूगर की बहुत मांग थी। हालांकि मो फैन नहीं चाहता था कि शिनक्सिया इतनी जल्दी समाज में आए। उसकी स्थिति में उसके लिए किसी मनमोहक दृश्य वाले पार्क में रहना बेहतर होगा। मो जियाक्सिंग की नई नौकरी में व्यस्तता बढ़ने लगी। शिनशिया घर पर ही स्वाध्याय और ध्यान कर रही थी। ये स्पष्ट था कि दोनों ने अपनी नई जीवनशैली को अपना लिया था। मो फैन भी व्यस्त था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन अपनी साधारण जीवनशैली को बनाए रखना कोई बड़ी समस्या नहीं थी। हालांकि अपनी जीवनशैली को बेहतर बनाने के लिए लाखों युआन की जरूरत थी, जो थोड़ा मुश्किल था। और तो और, मो फैन ने उन लाखों युआन से स्टार ट्रेल्स खरीदने की योजना बनाई थी। मो फैन के लिए स्टार ट्रेल्स बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि उनके जादुई नेबुला में कुल 49 सितारे थे। अतीत में मो फैन को प्राथमिक जादू करने के लिए केवल 7 सितारों को जोड़ने की जरूरत थी। हालांकि इंटरमीडिएट मैजिक की कठिनाई प्राथमिक मैजिक की तुलना में बहुत अधिक थी। सबसे पहले मो फैन को अपने तारों को एक विशेष तारा पथ से जोड़ना था। तारा पथों को जोड़ने के बाद यह एक आकर्षक तारा आरेख बन जाता, जिसे मध्यवर्ती जादू का द्वार खोलने वाला माना जाता, जिससे वो उस स्तर के मंत्रों का जाप कर पाता। एक नए इंटरमीडिएट जादूगर के लिए अपने सभी 49 तारों को बिना किसी गलती के जोड़ना किसी परीक्षा जैसा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे तारा आरेख का पैटर्न याद नहीं रख पा रहे थे, और इसलिए भी कि उनका दिमाग उच्च एकाग्रता की अवधि को सहन नहीं कर पा रहा था। स्टार ट्रेल्स एक प्रकार का जादुई स्क्रॉल था, जिसका उपयोग श्रीमती तांग्यू द्वारा मो फैन को दी गई स्टार डायग्राम पुस्तकों के समान था। स्टार डायग्राम बुक कुछ हद तक सभी तारों को सीधे जोड़ने में सक्षम थी। अगर आप दोनों की तुलना करें, तो स्टार डायग्राम कई स्ट्रोक वाले एक अक्षर जैसा होगा, और स्टार ट्रेल्स अलग अलग मूलांकों जैसे होंगे। यह मूलांकों की कॉपी बुक थी। संपादकीय टिप्पणी: चीनी अक्षर मूल शब्दों से बने होते हैं। नए मध्यवर्ती जादूगरों को मार्गदर्शन और नियंत्रण के लिए स्टार ट्रेल्स का उपयोग करने की आवश्यकता थी, अन्यथा वे एक अवर्णनीय स्टार आरेख बना लेंगे जो जादू का संचालन नहीं कर सकता था। एक स्टार ट्रेल की लागत 50,000 RMB है। मो फैन ने 2 खरीदे, एक फायर और दूसरा लाइटनिंग। दूसरे शब्दों में, हंटर स्क्वाड में उसने जो 10,000 या उससे अधिक RMB कमाए थे, उनका उपयोग इस भगवान द्वारा भुला दी गई मैजिक कॉपी बुक को खरीदने के लिए किया गया था। प्राथमिक जादूगरों के रूप में अपने साथियों से आगे निकलने के लिए बड़े परिवार अपने बच्चों पर खूब पैसा खर्च करते थे। हालांकि इंटरमीडिएट स्तर तक पहुंचने पर यह उनकी संपत्ति को लूटने जैसा होता था। आपके सितारों को नियंत्रित करने में मदद करने वाले एक उपकरण की कीमत 50,000 RMB थी, जो लगभग एक सस्ती कार के बराबर थी। संक्षेप में, उनके पास इतनी जल्दी जाने के लिए पैसे नहीं थे। खैर, कोई बात नहीं, वो इस वीरान जगह में खेती पर ध्यान केंद्रित करेगा। वो पैसा कमाने के लिए कौन सा तरीका अपनाने वाला था? निस्संदेह ये जादुई जानवरों को मारना होगा। जहां तक जादुई जानवरों को मारने की बात है, मध्यवर्ती जादू के बिना यह अपेक्षाकृत मुश्किल होगा। उस अविश्वसनीय रूप से क्रूर आग की लपटों के बारे में सोचते ही मो फैन का पूरा अस्तित्व रोमांचित हो उठा। क्या जादुई जानवर? वे तो बैंक नोट बनकर मेरी जेब में घुस जाएंगे। इसके अलावा मो फैन ने अभी तक बिजली का मध्यवर्ती जादू नहीं किया था। श्रीमती तांग्यू ने उसे जो तारा चित्र दिए थे, वे सभी अग्नि तत्व के थे। मध्यवर्ती स्तर का अग्नि मुट्ठी पहले से ही अविश्वसनीय रूप से अत्याचारी था। मुझे आश्चर्य है कि शास्त्रीय तत्वों में सबसे शक्तिशाली बिजली का तत्व आकाश पर कैसे प्रहार करेगा। खेती करो, मुझे जल्दी करना होगा और ठीक से खेती करनी होगी। अगर मैं खेती नहीं करूंगा, तो कसम खाता हूं कि दरवाजा नहीं छोड़ूंगा। मो फैन बहुत उत्साहित था। वो एक भी दिन बर्बाद नहीं करना चाहता था और उसने अपने नए अपार्टमेंट में ध्यान करना शुरू कर दिया। ध्यान जरूरी था। मो फैन ने मोटे तौर पर अंदाजा लगाया था कि उसके पास अभी इतनी जादुई ऊर्जा है कि वो 3 मध्यवर्ती जादू के मंत्रों का जाप कर सके।
उसके बाद उसे चक्कर आने लगेंगे। अगर शिनेक्सिया का उपचारात्मक जादू न होता तो वो फियरी फिस्ट का इस्तेमाल करने के बाद बेहोश हो जाता। ध्यान के बाद वो नियंत्रण की साधना करता था। उसके 49 तारे अब एक नीरस तारापथ नहीं, बल्कि एक कहीं अधिक जटिल तारा आरेख बना रहे थे। इन अविज्ञाकारी और बिखरे हुए तारों को देखकर मो फैन को सिरदर्द होने लगा। साथ ही उसे ऐसा लग रहा था कि वो ऐसा करने में असमर्थ है। छोटे लोच, मैं तुम्हारा पिता क्या शानदार रह पाऊंगा, ये तुम पर निर्भर करता है। अगर तुम मुझे साधना में मदद नहीं करोगे तो मैं तुम्हें बेच दूंगा। स्टारडस्ट मैजिक टूल की बाजार में कीमत आसमान छूती है। तुम्हारे जैसे मैजिक टूल की तो बात ही छोड़ो, जिसने भूमिगत पवित्र झरने को निगलने के बाद न जाने कितनी मंजिलें छलांग लगा दी है। संपादकीय टिप्पणी। हमारे मो फैन, ऐसा लगता है कि वह भूल गए हैं कि पेंडेंट उनसे बंधा हुआ है। ये खोखली धमकी है, बशर्ते वो खुद को भी न मार लें। अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग को सोखने के बाद लिटिल लोच पेंडेंट ने न जाने कितने ग्रेड ऊपर कर लिए थे। फिलहाल मो फैन को लिटिल लोच पेंडेंट के ग्रेड का आकलन करने का कोई अंदाजा नहीं था। किसी भी तरह से यह असंभव था कि यह पहले वाले छोटे से स्टारडस्ट मैजिक टूल जैसा ही हो। इस समय अगर मो फैन ध्यान में न भी उतरे तो भी उसकी नेबुला वृद्धि की अवस्था में होगी। विकास की गति भी धीमी नहीं थी। लिटिल लोच पेंडेंट उनकी खेती के लिए कितनी राशि की आपूर्ति कर रहा था, इसकी सटीक संख्या मो फैन को उस समय पता नहीं थी। संक्षेप में, मो फैन ने इन 2 महीनों में कुछ भी नहीं किया था। उसने सिर्फ साधना पर ध्यान केंद्रित किया था। उसे नहीं पता था कि क्या वह अपना पहला इंटरमीडिएट मैजिक सिर्फ आधे साल में पूरी तरह से कर पाएगा, जैसे वो प्राइमरी लेवल पर कर पाया था। ठीक है, मैंने 1 महीने तक साधना की है, देखते हैं मेरी सीमा कहाँ है। मो फैन ने अपनी पूरी क्षमता के साथ अपने सभी स्टॉर्स को जोड़ने की तैयारी में अपना पूरा प्रयास किया। मो फैन स्टार ट्रेल्स के जरिए तारों को स्टार पाथ्स से जोड़ने के तरीकों से अच्छी तरह वाकिफ था। अब देखना यह है कि मो फैन कितने तारों को नियंत्रित कर पाएगा। पहले 7 आसान थे क्योंकि वे उसके प्राथमिक जादू के 7 सितारे थे। मो फैन ने उन्हें आसानी से जोड़ दिया और वे एक स्टार पथ में बदल गए। जैसे ही नियंत्रण जारी रहा, मो फैन ने तेजी से आगे बढ़ रहे अन्य स्टॉर्स को अपना आदेश सुनने के लिए मजबूर किया। 8वां सितारा बहुत आज्ञाकारी था। मो फैन उससे ज्यादा बातचीत नहीं करता था और एक दूसरे से उचित समझौते के बाद 8वां सितारा पहले हफ्ते में ही अपनी निर्धारित जगह पर चला गया था। 9वां सितारा उतना आज्ञाकारी नहीं था। मो फैन ने उसे वश में करने के लिए धमकियां दी थी और अगर वो सावधान नहीं रहता तो 9वां सितारा आसानी से टूट सकता था। फ्रैक्चर प्राथमिक स्तर जैसा ही था। जब एक भी तारा जुड़ने में विफल होता तो पूरा तारापथ डोमिनोज प्रभाव की तरह ढह जाता, जिससे पुनः आरंभ करना पड़ता। ऐसा बाहरी रुकावटों या तारे को नियंत्रित करने में एकाग्रता की कमी के कारण होता था। अच्छा, अगला 10वां तारा है। 9वें तारे को सफलतापूर्वक जोड़ने के बाद उन्होंने तुरंत ही कठिन होते 10वें तारे पर काम शुरू कर दिया। पिछले 9 तारे एक ही तारापथ पर थे। वे तारा आरेख की धुरी थे। मो फैन को पूरे हो चुके तारापथ को लगातार बनाए रखना था ताकि वह टूटे नहीं, और इस दौरान वो एक और नया तारापथ खोलने की कोशिश करता रहा। एक स्टार पाथ को पूरा करना भले ही मुश्किल ना हो, लेकिन पूरे स्टार पाथ को बनाए रखते हुए दूसरे स्टॉर्स को नियंत्रित करने से यह मुश्किल कई गुना बढ़ जाती है। इसे एक जादूगर की एकाग्रता के स्तर की परीक्षा माना जा सकता है। मो फैन मन ही मन चिल्ला रहा था, लेकिन साथ ही उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे अच्छी तरह याद था कि जब वो इंटरमीडिएट स्तर पर पहुंचा था तो उसकी चेतना पर लगातार सिरदर्द का प्रहार हुआ था। उसे सहते हुए उसने दांत भींच लिए थे। सच तो ये है कि यदि आप इस प्रकार के मानसिक हमले को सहन करने में असमर्थ हैं, तो ये कहा जा सकता है कि आपकी मानसिक शक्ति एक पूरे नेबुला के बराबर तारों को संभालने के लिए पर्याप्त नहीं है। अभ्यास की इस अवधि के दौरान कौन जानता है कि मो फैन कितनी बार 10वें स्टार से हार गया। आओ, अच्छा काम किया। बैंगनी तारा धीरे धीरे ईमानदारी से ऊपर आया। आखिरकार वो मो फैन के नियंत्रण में आज्ञाकारी रूप से, विशेष रूप से निर्दिष्ट स्थान पर बना रहा। एक स्टार पथ और एक नवनियुक्त स्टार। मो फैन के लिए यह एक बड़ा कदम माना जा सकता है। कम से कम उन्होंने इंटरमीडिएट मैजिक के स्टार आरेख के आवश्यक भाग को समझ लिया था। कई मध्यवर्ती जादूगर कई वर्षों तक इस तारा आरेख का बारीकी से अध्ययन कर सकते थे। कई तो मध्यवर्ती स्तर तक पहुंच भी गए थे। हालांकि जब तक वे मध्यवर्ती जादू का उपयोग करने में सक्षम होते, तब तक वे बहुत बूढ़े हो चुके होते थे। स्टार डायग्राम की कठिनाई स्टार पाथ से कहीं ज्यादा थी। अगर उनमें पर्याप्त इच्छा शक्ति न होती और न ही नियंत्रण की समझ होती तो वे इसी क्षेत्र में अटक जाते।
मो फैन का नियंत्रण बहुत सफल माना जा सकता है। इस सुबह मो फैन पहले की तरह बिना किसी लोगों के एक निर्जन स्थान की तलाश में चला गया ताकि वो अपने जादू का अभ्यास कर सके। इंटरमीडिएट स्तर तक पहुंचने के बाद मो फैन की जादू करने की गति बेहद तेज हो गई थी। अब मो फैन को बिजली का प्रहार या आग का विस्फोट करने में सिर्फ 1.5 सेकंड लगते थे। ऐसा कहा जाता था कि असली अद्भुत जादूगर सिर्फ हाथ उठाकर प्राइमरी मैजिक कर लेते थे, जिससे तुरंत जादू करने की क्रिया पूरी हो जाती थी। मो फैन को भी पता था कि अगर उसे उस स्तर तक पहुंचना है तो अभ्यास बेहद जरूरी है। 1.5 सेकंड का जादू फिर भी थोड़ा धीमा था। अगर कोई जादुई जानवर आपसे लगभग 30 मीटर दूर हो तो शायद उसे आपके सामने आने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। अभ्यास समाप्त करने के बाद मो फैन को लगा कि उसकी पैंट में रखा मोबाइल फोन कंपन कर रहा है। मो फैन ने जैसे ही फोन खोला, उसने देखा कि कोई अनजान कॉलर था। उसे शक हुआ और उसने फोन उठाया। हेलो, क्या यह मो फैन है? फोन से एक परिपक्व और अविश्वसनीय रूप से सेक्सी आवाज आई, जिसे सुनकर लोगों के कान आरामदायक महसूस कर सकते थे। श्रीमती तांग्यू, ये बहुत अच्छा है कि मैं आपकी आवाज फिर से सुन सकता हूँ, मो फैन ने खुशी से जवाब दिया। विपत्ति के बाद कोई भी दूसरों की परवाह नहीं कर पा रहा था। मो फैन ने अपनी प्यारी श्रीमती तांग्यू को भी नहीं देखा। बात यहीं खत्म होती है। अगर श्रीमती तांग्यू ने उसे कुछ स्टार डायग्राम बुक्स न दी होती तो बो सिटी में ही उसकी जिंदगी खत्म हो जाती। तुम जरूर किसी दूर जगह पर छिपे हो। मुझे झानकोंग से पूछना पड़ा कि तुम शंघाई के प्लेसमेंट एरिया में हो, तांग्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। मो फैन ने जवाब दिया, इतनी सारी चीजें होने के बाद मैं अभ्यास करने के लिए एक शांतिपूर्ण जगह ढूंढना चाहता था। तुमने महान जादुई शहर में आने का फैसला कैसे किया? यहाँ का पानी काफी गहरा है। शंघाई के महान जादुई शहर में म्यू परिवार भी एक छोटे से पारिवारिक कबीले के रूप में ही गिना जाएगा। ये देखते हुए कि तुम्हें परेशानियां पैदा करना कितना पसंद है, मुझे उम्मीद है कि तुम किसी भी महान कुलीन परिवार को नाराज नहीं करोगे, तांग्यू ने कहा। फिलहाल ऐसा लग रहा है जैसे मैं बाकी दुनिया से कटा हुआ हूँ। प्लेसमेंट एरिया काफी वीरान है। अगर मैं परेशानी खड़ी करना भी चाहूँ तो भी मुझे उस माहौल की जरूरत होगी, मो फैन ने कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया। ये प्लेसमेंट क्षेत्र, हाय, इसे छोड़ो, मैं इसके बारे में बात करने के लिए बहुत अनिच्छुक महसूस कर रहा हूँ। मैं इस समय होंगजो के उत्तरी इलाके में एक मिशन पर हूँ। अगर आपके पास करने को कुछ नहीं है तो आप थोड़ी देर के लिए यहाँ क्यों नहीं आ जाते? मैं उस समय आपको कुछ सुझाव दूंगा, तांग्यू ने उससे कहा। किसी मिशन पर? श्रीमती तांग्यू, आप कौन सी दिव्यता है? क्या आप अपने इस छात्र को इसके बारे में कुछ बता सकती हैं? मो फैन ने उत्तर दिया। मो फैन पहले भी एक बार पूछ चुका था। स्टार डायग्राम बुक्स वाकई एक ऐसी चीज थी जिसे आप पैसे होने पर भी नहीं खरीद सकते थे। उसकी शिक्षिका श्रीमती तांग्यू ने उसे एक साथ 4 किताबें दी थी। इससे साफ जाहिर था कि उनकी पृष्ठभूमि सिर्फ एक हाई स्कूल टीचर जैसी साधारण नहीं थी। समय आने पर मैं तुम्हें बताऊंगा। तो तुम यहाँ आ रहे हो या नहीं? तांग्यू ने रहस्यमय ढंग से कहा। मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। तुम्हें इंटरमीडिएट स्तर तक पहुंच जाना चाहिए था, है ना? अरे, तुम्हें कैसे पता चला? मो फैन ने अजीब तरीके से जवाब दिया। इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंचने की बात मो फैन ने अभी तक किसी को नहीं बताई थी। आखिरकार वो जितनी ज्यादा ताकत दिखाएगा उसके लिए उतना ही मुश्किल होगा। ऐसा हुआ कि हमें एक बिजली जादूगर की जरूरत है। सेंसेई वन, मैंने अभी तक अपना स्टार डायग्राम पूरा नहीं किया है। चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही एक लाइटनिंग स्टार डायग्राम बुक तैयार कर रखी है। क्या तुम्हारा परिवार इन्हें बेचता है? तुम इसे गोभी जैसा क्यों बना रही हो? मैंने सुना है कि इस चीज पर किसी प्रभावशाली शक्ति का नियंत्रण है और उनका बाजार में होना नामुमकिन है। बहन तांग्यू, मुझे मत बताना कि तुम उस प्रभावशाली शक्ति से हो, मो फैन ने पूछा। तुम इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? अगर तुम इस मिशन को पूरा करने में हमारी मदद करोगे तो तुम्हें बहुत फायदा होगा। क्या कोई जागृति पत्थर होगा? एक जागृति पत्थर, ठीक है। अगर आप इसे पूरा कर लेते हैं तो मैं आपको जागृत करने के लिए मैजिक एसोसिएशन में ला सकता हूं। ये सुनते ही मो फैन को सिरदर्द होने लगा। तुम्हारा क्या मतलब है? इसे खत्म करो। सुंदर महिला, आप एक शिक्षिका हैं, क्या आप कृपया वाक्यांश पर ध्यान देंगी? होंगजो शंघाई के बहुत करीब था, या शायद ये कहा जा सकता है कि शंघाई का शहरी क्षेत्र होंगजो के शहरी क्षेत्र की सीमा पर था। मो फैन परिपक्व और सेक्सी श्रीमती तांग्यू के निर्देशों का पालन करते हुए होंगजो के उत्तरी भाग में स्थित एक छोटे से शहर जियांगनान में पहुंचे। छोटे से कस्बे का नाम शिशुई था और नाम कुछ दिलचस्प था। हालांकि
मो फैन ने उस छोटे से कस्बे में पहुंचने के बाद देखा कि इस जगह पर जगह जगह दरारें, गंदगी और वीरान खेत थे। मो फैन के मन में जियानगन जलमार्गों की जो छवि थी, उसकी तुलना में ये जमीन आसमान का अंतर था। कैसा पानी, नदी की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तो कोई झरना भी नजर नहीं आ रहा था। एक छोटा सा तालाब भी ढूंढना बहुत बड़ी समस्या होगी। ये छोटा सा शहर पहले एक अच्छा खासा पर्यटन स्थल हुआ करता था, और यहाँ कुछ अपेक्षाकृत क्लासिक सराय भी थी। खूबसूरत तांग्यू द्वारा भेजे गए पते पर मो फैन को स्पेस्ड इन मिल गया। एक नज़र में उसकी नज़र बालकनी में बैठी सुडौल, आकर्षक और अद्भुत शिक्षिका पर पड़ी, और मो फैन बहुत खुश हुआ। उसके गोल नितंब और प्रभावशाली राजसी पर्वत चोटियां। श्रीमती तांग्यू, क्या आपको यकीन है कि आपका अंतिम नाम कैंग नहीं है? तांग्यू को ऐसा लग रहा था जैसे वो मो फैन को महसूस कर रही हो। जैसे ही उसके बाल आगे बढ़े, उसकी आंखें जैसे पतझड़ के साफ पानी की तरह खुशी से भर गईं और उस युवक को घूरने लगी जो वहां आया था। श्रीमती तांग्यू अभी भी अतीत की वही खूबसूरत महिला है। मो फैन उनकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। तुम भी बुरे नहीं हो। इतनी कम उम्र में इंटरमीडिएट स्तर तक पहुंचना, वो भी बड़े कुलीन परिवार और संघों में, इसे प्रतिभा ही कहा जाएगा। श्रीमती तांग्यू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। श्रीमती तांग्यू भी इतनी बुरी नहीं है ना? मुझे अभी तक आपकी ताकत का सही अंदाजा नहीं है, मो फैन ने जवाब दिया। ठीक है, बेवकूफ़ी करना बंद करो। मुझे पता है तुम पूछना चाहते थे कि बो सिटी की आपदा के दौरान मैं कहाँ था, है ना? तांग्यू बहुत सीधा था। ठीक है, मैं जानना चाहता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि श्रीमती तांग्यू आपके नियमित इंटरमीडिएट जादूगर जितनी सीधी सादी नहीं है। आपकी पृष्ठभूमि भी सामान्य नहीं हो सकती। बस एक बात है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप हमारे तियानलैंड मैजिक हाई स्कूल में पढ़ाने क्यों आए। क्या इसलिए कि आपने कुछ ऐसा किया है जो आप लोगों को नहीं बता सकती, या शायद आप ही असल में ब्लैक वेटिकन के पीछे की मास्टरमाइंड हैं? मो फैन ने जोर से सोचा। ये सुनते ही तांग्यू ने अपनी आंखें घुमाई। इस छात्र की कल्पना शक्ति काफी समृद्ध है। क्या आप जादू एसोसिएशन के प्रवर्तन संघ के बारे में जानते हैं? तांग्यू ने उससे पूछा। मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना है। कहा जाता है कि ये उच्चतम स्तर के प्रवर्तन जादूगरों का एक समूह है जो कानून तोड़ने वाले जादूगरों को पकड़ने में माहिर है, मो फैन ने जवाब दिया। हाँ, और मैं उनमें से एक हूँ। सच तो यह है कि हमें ब्लैक वेटिकन की बो सिटी के लिए बनाई गई योजना के बारे में कुछ कुछ पता था। बदकिस्मती से हम यह अंदाजा नहीं लगा पाए कि उन्होंने इतनी बड़ी साजिश रची है। अपनी ताकत से मैं ज्यादा से ज्यादा ब्लैक वेटिकन के सालंग नाम के उस आदमी को वश में कर सकती थी। बाकी सब तो सिर्फ झानकोंग और उसकी टोली के लिए ही छोड़ा जा सकता था। यह मेरी गलती है। अगर मैं उनके इरादों को पहले ही भांप लेती तो यह अनर्थ न होता। तांग्यू मो फैन से सच्चाई छिपाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने बहुत सीधे शब्दों में सब कुछ समझा दिया। तुम बो सिटी में 2 साल भी नहीं रहे, जबकि वे लोग 10 साल से भी ज्यादा समय से इसकी साजिश रच रहे थे, अपने लोगों को नियुक्त कर रहे थे और अपनी योजना बना रहे थे। जाहिर है कि ऊपर के अधिकारियों ने बो सिटी के मामलों को ज्यादा अहमियत नहीं दी, वरना वे तुम्हें बो सिटी में अकेले जासूस के तौर पर कैसे भेज सकते थे? मो फैन ने जवाब दिया। बो सिटी की तबाही साफ तौर पर ब्लैक वेटिकन की लंबे समय से रची हुई योजना थी। ये देखते हुए कि प्रवर्तन संघ को इसकी थोड़ी बहुत जानकारी थी, और इसके अलावा उन्होंने तांग्यू को बो सिटी में ही रहने का आदेश भी दिया था। इससे ये साबित होता है कि वे पूरी तरह से मूर्ख नहीं थे। अब तक बो शहर के विनाश की खबर हर जगह फैल चुकी है। इसके अलावा ब्लैक वेटिकन की खबर भी सार्वजनिक हो चुकी है। मुझे जो पता चला है वह मैंने भी रिपोर्ट कर दिया है, और प्रवर्तन संघ के उच्च अधिकारियों ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया है। मुझे विश्वास है कि प्रवर्तन संघ बहुत जल्द बो शहर को न्याय दिला पाएगा, तांग्यू ने उससे कहा। छोड़ो, चलो दुखद विषयों पर बात नहीं करते। चलो बात करते हैं कि तुमने मुझे आने के लिए क्यों बुलाया है। इस छोटे से शहर में कुछ हुआ है क्या? यह इतना सूखा क्यों लग रहा है? मो फैन ने विषय बदल दिया। आपका अवलोकन बहुत तीखा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने कहा। इस शीशुई कस्बे के जल संसाधन सूख गए हैं। ये लगभग उत्तर पश्चिम में पड़े सूखे जैसा है, श्रीमती तांग्यू ने गंभीरता से कहा। क्या यहाँ कुछ हो रहा है? मो फैन ने अवचेतन रूप से पूछा। इतने लंबे समय तक सिटी हंटर स्क्वाड में रहने के बाद मो फैन को इस प्रकार की चीजों को जादुई जानवरों के काम से जोड़ने की आदत हो गई थी। अगर लोग सोचते हैं कि बड़े शहर में कोई जादुई जानवर नहीं होते, तो वे बहुत नासमझ है। शहर जितना बड़ा होता, उतने ही ज्यादा जादुई जानवर होते, और उतने ही ज्यादा लोग खाए जाते। मुझे ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है। खबर है कि यह अजीबोगरीब घटना कई शहरों और कस्बों में घटी है।
अब तक मुझे जो सुराग मिले हैं वे बहुत सीमित हैं, इसलिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है, श्रीमती तांग्यू ने उससे कहा। तो आपको सही इंसान मिल गया है। जादूगर बनने से पहले मैंने जासूसी करियर अपनाने का मन बना लिया था। मैंने डिटेक्टिव कॉनन के 600 से ज्यादा एपिसोड देखे हैं और इस तरह मैं कई तरह के। ओह, मेरा मतलब है, मुझे बताइए कि आपको किस चीज में मदद चाहिए। मो फैन लगातार बोलना चाहता था लेकिन बीच में ही रुक गया। मेरी पृष्ठभूमि बहुत संवेदनशील है, लोगों के लिए ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। अगर हम गलत नहीं हैं, तो हमारे प्रवर्तन संघ द्वारा वांछित व्यक्ति के बारे में जवाब मिलना चाहिए। तांग्यू ने खिड़की के बाहर प्रभावशाली कपड़े पहने एक आदमी की ओर इशारा किया। उसके साथ क्या गलत है? मो फैन ने पूछा। अभी हमें नहीं पता। हालांकि अनुभव से पता चला है कि इन मामलों में अक्सर राक्षस शामिल होते हैं। ये राक्षस एक विकृत व्यक्तित्व वाला सामान्य जादूगर है। षड्यंत्रकारी जादूगरों की कोई कमी नहीं है। भले ही वे ब्लैक वेटिकन में शामिल न हुए हों, फिर भी उन्होंने कई ऐसे काम किए हैं जो स्वर्ग के नियमों के विरुद्ध है। लोगों को मारना उनके लिए एक सामान्य बात है। उसके पहनावे के आधार पर उसका आकलन मत करो। बिल्कुल होम्सो के किसी छोटे उस्ताद की तरह वे जिन लोगों को मारते हैं, और सही कहें तो उन्होंने जिन लोगों को मारा है वे जादुई जानवरों से कम नहीं है, तांग्यू ने गंभीरता से कहा। तांग्यू को उम्मीद थी कि मो फैन समझ जाएगा कि वह उन्हें परेशान करने नहीं बल्कि उन दुष्ट जादूगरों का सामना करने आया है। उन जादूगरों ने कभी दूसरों की जान की परवाह नहीं की और जब कास्टिंग शुरू हुई तो सबसे पहले उन्होंने ही कार्रवाई की। श्रीमती तांग्यू, आपने मुझे इस तरह के क्रूर और डरावने जादूगर से निपटने में मदद करने के लिए बुलाया है। मुझे डर है कि मैं उनसे निपटने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। मैं असल में एक लाइटनिंग इंटरमीडिएट जादूगर को बुलाना चाहता था, लेकिन वो बहुत दूर है। अगर मैं उसका इंतजार करता तो उस दौरान वांछित व्यक्ति भाग जाता। तांग्यू समझ गया कि मो फैन जैसे छात्रों के लिए इस तरह की बात थोड़ी अटपटी है। हालांकि तांग्यू इस तरह के अपराधी को अपनी मनमानी नहीं करने देना चाहता था। श्रीमती तांग्यू, आपके मामले मेरे मामले हैं। इतनी विनम्रता से पेश ना आए। मैं उस आदमी के पीछे जाऊंगा। मैं गारंटी देता हूं कि मैं उसका घर का रजिस्टर भी छीन लूंगा। तुम धूर्त छोटे लड़के, मैं देख रहा हूं कि जब तक मैं तुम्हें कुछ लाभ नहीं देता तुम कुछ नहीं करोगे। तांग्यू ने मो फैन को घूरा। वह प्यार से गुस्से वाला रूप वास्तव में विशेष रूप से सुंदर था। उसने श्रीमती तांग्यू के हाथों से 3 लाइटनिंग स्टार डायग्राम पुस्तकें और 3 फायर स्टार डायग्राम पुस्तकें ठग लीं। अब मो फैन के पास कुल 7 इंटरमीडिएट मैजिक बुक्स थी। इससे मो फैन का आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। आखिरकार प्राथमिक जादू और मध्यवर्ती जादू अतुलनीय थे उस जमाने की अत्याचारी शक्ति और उसकी अविश्वसनीय क्रूरता देखकर। हालांकि श्रीमती तांग्यू ने मो फैन को याद दिलाया कि हालांकि स्टार डायग्राम बुक्स उनके लिए दुर्लभ नहीं थी, लेकिन अधिकांश जादूगर जो अपनी ताकत बढ़ाना जारी रखना चाहते थे वे निश्चित रूप से इस तरह की सहायक वस्तु का अत्यधिक उपयोग नहीं करेंगे। स्टार डायग्राम बुक्स आखिरकार एक सहायक उपकरण थी। जितना ज्यादा वो उनका इस्तेमाल करता उतना ही उसके लिए अपने सितारों को नियंत्रित करना मुश्किल होता जाता। सितारों को अपने जादूगरों से बातचीत करनी थी। स्टार डायग्राम बुक्स का इस्तेमाल करना ऐसा था जैसे कोई और सितारों की देखभाल कर रहा हो, और इस तरह उनके लिए आपकी बात सुनना मुश्किल हो जाता। श्रीमती तांग्यू ने सुझाव दिया कि मो फैन इस समय के बाद इन स्टार डायग्राम पुस्तकों का उपयोग बंद कर दे। अगर कोई दुष्प्रभाव हुआ तो उससे ही नुकसान होगा। आखिरकार मो फैन की वर्तमान साधना गति के आधार पर ऐसा लग रहा था कि वह किसी उच्चतर लोक तक पहुंच जाएगा। स्टार डायग्राम बुक्स लेने के बाद मो फैन ने एक सामान्य बैकपैकर की तरह कपड़े पहने और वो गरीब लेकिन क्रूर दिखने वाले खलनायक का पीछा करने लगा। मो फैन वास्तव में काफी उलझन में था, क्योंकि वो व्यक्ति अपेक्षाकृत सुंदर और सुरुचिपूर्ण दिखता था, तो वह ऐसा बुरा काम क्यों करेगा। एक सुनसान मैदान में चलते हुए मो फैन ने गोल टोपी वाले आदमी को वहीं खड़ा पाया, और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज का मुआयना कर रहा हो। ये पहले बहुत बड़ा खेत था और वो कभी कभार कुछ किसानों को छाया में बैठकर आहें भरते हुए देखता था। आमतौर पर वे पतझड़ में अपनी फसल काट पाते थे, लेकिन इस बार किसी कारण से खेत सूख गया था। उन्हें इस बात का दुख क्यों न हो। चाचा, क्या आपको याद है कि यह जगह कब सूखने लगी थी? टोपी पहने आदमी ने एक बूढ़े किसान के पास जाकर विनम्रता से यह पूछा। करीब 10 दिन पहले मेरे लावारिस बच्चे ने तैरने के लिए ऊपर की ओर जाने का फैसला किया था। मैंने उसे वहां तैरने से मना किया था और अब हमारी फसलें उसके गंदे पानी को सोख रही हैं। ओह, जब वे नाले पर गए थे तो वापस आकर बताया कि तालाब का पानी बहुत कम हो गया है। तैरने लायक भी नहीं बचा था।
मुझे लगता है कि उस दिन के बाद से पानी जादू की तरह गायब हो गया, गंदे टैंक टॉप वाले एक किसान ने जवाब दिया। ओह, शुक्रिया, मैं जाकर देखता हूँ, टोपी वाले आदमी ने कहा। नौजवान, मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम वहां न जाओ। मैंने सुना है कि वहां का तापमान बहुत ज्यादा है, मानो उबलने लगा हो। चिंता मत करो। टोपी पहने आदमी बूढ़े किसान के निर्देशानुसार सूखी नदी की ओर चल पड़ा और ऊपर की ओर बढ़ने लगा। इस समय मो फैन को अजीब तरह से एहसास हुआ कि अगर वह उस व्यक्ति का पीछा करते हुए सुनसान इलाके में चला जाए तो उसे आसानी से ढूंढा जा सकता है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद मो फैन उस बूढ़े किसान के पास दौड़ा जिसने टोपी वाले आदमी से बातचीत की थी। तो वह नाले के ऊपर की ओर चला गया। मो फैन ने चुपके से खुद को सिर हिलाया। कुछ ठीक नहीं है, चलो जल्दी से उसका पीछा करते हैं। एक महिला की आवाज चुपचाप उसके बगल में प्रकट हुई। मो फैन चौंक गया। उसने अपना सिर घुमाया तो उसे एहसास हुआ कि यह श्रीमती तांग्यू थी। अरे, तुम्हें लगता है कि छाया मंत्र कमाल का है। इतना डरावना बनने और बिना बताए प्रकट होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति भी सूखे नाले के पीछे का कारण ढूंढ रहा है, मो फैन ने श्रीमती तांग्यू से कहा। चलो चले। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस जगह पर और भी ज्यादा लोग इकट्ठा होंगे, श्रीमती तांग्यू ने जवाब दिया। जब मो फैन ने ये सुना तो वो उलझन में पड़ गया। उसे लगा कि मामला उतना आसान नहीं है जितना श्रीमती तांग्यू ने बताया था। आगे बढ़ने पर बूढ़े किसान द्वारा बताया गया पानी वास्तव में पहाड़ियों से नीचे की ओर बह रहा था। इस रास्ते पर चलने के बाद ये स्पष्ट था कि इस पूरे नाले में नमी का कोई निशान नहीं था और नाले के आसपास की वनस्पतियां मुरझाने लगी थीं। ये जगह ऐसी क्यों दिख रही है? लगता है 1-2 महीने से सूखी पड़ी है। अगर सूखा पड़ा होता तो मुझे यकीन है कि जब मैं इंटरनेट पर होता तब न्यूज़ रिपोर्ट में ये बात छप जाती। हाय, यहाँ सिग्नल ही नहीं है। अरे, देहाती इलाके में तो कुछ भी नहीं होता। मो फैन ने अपने फोन की तरफ देखा और शिकायत करने से खुद को रोक नहीं पाया। इसका प्राकृतिक सूखे से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए और मैंने होंगजो में जुलाई में सूखे के मौसम के बारे में कभी नहीं सुना। चलो उस व्यक्ति का पीछा करते रहते हैं, मुझे यकीन है कि हमें जल्द ही जवाब मिल जाएगा, श्रीमती तांग्यू ने उससे कहा। मो फैन ने सिर हिलाया। जैसे ही वो अपना मुंह खोलने वाला था, मिसेस तांग्यू के जेड जैसे हाथ ने अचानक उसका मुंह ढक दिया। मो फैन ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर ली और उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था इससे पहले कि श्रीमती तांग्यू ने अचानक उसे अपने पास एक पेड़ की छाया में छिपा दिया। अपनी आभा छिपाओ, श्रीमती तांग्यू ने मो फैन के कानों के पास सांस छोड़ी। उसकी सांस हवा की मनमोहक गंध में बदल गई। खुशी अचानक आ गई। मो फैन के पास अपनी आभा छिपाने का भी समय नहीं था। वो वहीं खड़ा था, पेड़ों के पीछे श्रीमती तांग्यू और उनके अद्भुत शरीर के साथ छिपा हुआ। जैसे ही गर्म हवा का झोंका आया, पेड़ों की परछाइयां नाचने लगीं। पेड़ों के पास फ्रेंच किस करते दिख रहे 2 लोग धुंधले होने लगे और धीरे धीरे पेड़ों की परछाइयों में विलीन हो गए, फिर पूरी तरह से गायब हो गए। चारों ओर एक गहरी काली आभा छा गई। मो फैन ने अपना सिर नीचे किया और अपना शरीर नहीं देख पाया। उसे ध्यान से देखना पड़ा कि पेड़ की छाया के नीचे किसी व्यक्ति की आकृति दिखाई दे रही है। श्रीमती तांग्यू की परछाई भी दिखाई नहीं दे रही थी, मानो वहां कोई था ही नहीं। हालांकि उस अद्भुत सुगंध और उसके शरीर की चमकदार त्वचा, सब कुछ मो फैन ने महसूस कर लिया था। उसकी एकाग्रता डगमगाने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रही थी। जब वो साए के अंदर रहने की आदत डाल ही रहा था, तभी कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां काफी लोग हों। मो फैन ने अपने विचार वापस लिए और सूखे नाले के दूसरी ओर देखने लगा। पेड़ों के बीच से लोगों का एक समूह प्रकट हुआ और अपनी वेशभूषा से वे शिकारी जादूगर लग रहे थे। शिकारी जादूगर अक्सर सुरक्षा क्षेत्र से बाहर काम करते थे और जादुई जानवरों से मुकाबला करते थे। उनके सारे उपकरण बेहद खूबसूरत होते थे, बस एक नज़र ही काफी थी कि वे क्या हैं, ये पहचान लिया जाता था। मो फैन उलझन में था। क्या हो सकता है कि सरकार को इस बात का पता चल गया हो और उन्होंने इनाम घोषित कर दिया हो? हंटर्स तो यहाँ इसकी देखभाल के लिए आ रहे थे। यकीन मानिए, इस जगह पर जरूर एक अग्नि आत्मा है। उन मूर्खों को लगा कि यह जगह सूख गई है। ये तो बहुत ही हास्यास्पद है। आप सभी को अच्छी तरह पता है कि एक अग्नि आत्मा कितने में बिक सकती है। चलो, जब किसी ने ध्यान ही नहीं दिया हो तो इस मौके का फायदा उठाते हैं और अग्नि आत्मा को हथिया लेते हैं और फिर उसे बेच देते हैं। उसके बाद हम अमीर हो जाएंगे। सबसे आगे काउबॉय हेयर स्टाइल वाले एक आदमी ने कहा। पंक्सियों, बेहतर होगा कि तुम हमसे पंगा न लो। हमें यहाँ आने के लिए इनाम छोड़ना पड़ा। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो हम, एक जख्मी चेहरे वाले आदमी ने जवाब दिया।
मेरे विचार से यहाँ शायद कोई अग्नि आत्मा है। अगर वो सूख जाती तो ये जगह इतनी जल्दी सूख नहीं जाती। ये जगह जियानगन जैसी कैसे दिखती है? ये तो बस उत्तर पश्चिम के पास एक रेगिस्तान जैसा दिखता है, चश्मा पहने आदमी ने कहा। ठीक है, चलो जल्दी से अग्नि आत्मा का पता लगाने की पूरी कोशिश करते हैं। हाँ हाँ हाँ, इस बार हम सचमुच अमीर बन जाएंगे। पंक्सियोग, हम सब जानते हैं कि तुम एक अग्नि जादूगर हो, बेहतर होगा कि तुम अग्नि आत्मा को परिष्कृत न करो। चूंकि हम में से बाकी लोग इस चीज का आनंद नहीं ले सकते, इसलिए बेहतर होगा कि हम इसे बेच दें और मुनाफा आपस में बांट लें। अग्नि आत्मा। मो फैन के दिमाग में कई सवालिया निशान उभर आए। ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक ऐसी अवधारणा है जिसे स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। मो फैन मदद नहीं कर सका, लेकिन श्रीमती तांग्यू की ओर देखने लगा जो उसके बेहद करीब थी। मिसेस तांग्यू का चेहरा बेहद नाजुक अंडाकार था, उसकी आंखें ऐसी चमक रही थीं मानो बिजली दौड़ रही हो। उसकी लंबी नाक सेक्सी लग रही थी और उसका छोटा लाल मुंह मनमोहक था। उसकी त्वचा गोरी और सुर्ख थी और उसका चेहरा उसके इतने करीब होने के बावजूद वह उसमें कोई कमी नहीं ढूंढ पा रहा था। श्रीमती तांग्यू ने मो फैन की कामुक निगाहों को देखा। उन्होंने उसे कठोरता से घूरा और कहा, यदि आपने अतीत में किसी शिक्षक की निंदा की होती तो आपको पीट पीट कर मार डाला जाता। बहन तांग्यू, प्लीज, इस समय तो आप ही मुझ पर दबाव डाल रही हैं। पहले किसी छात्रा को बहकाने का नतीजा सुअर की टोकरी में भीगने के बराबर होता था, मो फैन ने कहा। जैसे ही तांग्यू ने उस व्यक्ति को जाते देखा, उसने अंततः मो फैन को जाने दिया। मो फैन को छोड़ने के दूसरे ही पल उनकी आकृतियां फिर से पेड़ों के पीछे उभर आईं। ये बेहद अजीब लग रहा था। तांग्यू को मो फैन के साथ बकबक करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह जानती थी कि मो फैन को आत्मा क्या होती है, ये बिल्कुल नहीं पता। उस क्षण उसने एक आदर्श उदाहरण बनकर उसके संदेह को दूर करना भी शुरू कर दिया। दुनिया तत्वों का निर्माण करती है और इन तत्वों की उनके वातावरण के आधार पर अलग अलग रैंकिंग भी होती है। कुछ विशेष क्षेत्रों में ये तत्व काफी सक्रिय होते हैं और परिणामस्वरूप यह एक अग्नि आत्मा को जन्म देते हैं। अगर इस प्रकार की अग्नि आत्मा को किसी अग्नि जादूगर द्वारा परिष्कृत और अवशोषित कर लिया जाए तो अग्नि जादूगर के मंत्रों की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी, कई गुना वृद्धि। जैसे ही मो फैन ने ये सुना, वह उत्साहित हो गया। मो फैन को पहले ही यह एहसास हो गया था कि चाहे आप किसी भी साधना में हो, डाले गए मंत्रों की शक्ति अनिवार्य रूप से एक ही होती है। उदाहरण के लिए, वह वर्तमान में एक मध्यवर्ती जादूगर है। प्राथमिक मंत्रों को डालने की उसकी गति अत्यंत तीव्र है, लेकिन उसकी शक्ति अन्य प्राथमिक जादूगरों के समान ही है। शू दाहुआंग द्वारा किया गया अग्नि विस्फोट फोर्ना मो फैन द्वारा किए गए विस्फोट से ज्यादा अलग नहीं है। यह मो फैन के लिए एक बड़ी समस्या बन गया। उसने पहले जो जुवानहुआन उपन्यास पढ़े थे, उनमें दूसरे लोगों की शक्ति उनकी साधना के साथ साथ बढ़ती जाती थी। मो फैन ने सोचा था कि उसके मंत्रों की शक्ति कभी नहीं बढ़ेगी। किसने सोचा होगा कि जो चीज उसे अपनी शक्ति बढ़ाने की अनुमति देगी वह वास्तव में इस जगह पर होगी। अग्नि आत्मा। जादूगरों को अपनी जादुई शक्ति बढ़ाने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा उत्पन्न तात्विक बीज के अवशोषण और शोधन से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा अगर यह शक्ति कई गुना बढ़ा देता है तो क्या इसका मतलब यह है कि यह उस शक्ति तक पहुंच पाएगा जहां अग्नि विस्फोट रूप से उन 3 आंखों वाले जादुई भेड़िए और विशाल आंखों वाले वानर चूहे को सीधे मार सकेगा? वर्तमान मो फैन के शरीर में अब उसके मन को संचित करने के लिए स्टारडस्ट नहीं बल्कि एक नेबुला है। वर्तमान मो फैन के लिए 10 या उससे ज्यादा प्राथमिक जादू का प्रयोग करने से उससे ज्यादा थकान नहीं होगी। मारने में मध्यवर्ती जादू की क्षमता वाकई बहुत मजबूत है। हालांकि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वे छोटे जीवों को मारने के लिए मध्यवर्ती जादू का इस्तेमाल करें। इस तरह वो बहुत ज्यादा मन और ऊर्जा बर्बाद कर रहा होगा। प्राथमिक जादू की शक्ति स्पष्ट रूप से मध्यवर्ती जादू के बराबर नहीं है, हालांकि मंत्रों का प्रभाव कुछ और ही होता है। उदाहरण के लिए, बिजली तत्व का पक्षाघात किसी भी प्रकार के युद्ध में उपयोगी होगा। बाजार में सबसे आम किस्म की अग्नि आत्मा की कीमत अभी भी 20 लाख तक पहुंचती है और लोग अभी भी उसके लिए लड़ते रहते हैं। मैं सोच रहा था कि यह अपराधी क्यों जोखिम उठाकर इधर उधर भटक रहा है। लगता है इसे इसी अग्नि आत्मा ने खींचा है। श्रीमती तांग्यू को मामला समझ में आ गया और उनके लाल मुंह पर हल्की सी मुस्कान आ गई। 2 करोड़, हे भगवान! इतने पैसों में तो मैं शंघाई के डाउनटाउन में एक बड़ा सा विला ले सकता हूँ। मो फैन ने अनजाने में गहरी सांस ली। यह आत्मा तो हीरो से भी ज्यादा कीमती है। मुझे खेद है, यह अभी भी पर्याप्त नहीं होगा। तांग्यू ने मो फैन को एक घृणित नजर से देखा। ठीक है, शंघाई में अचल संपत्ति की कीमतें बहुत अधिक हैं।
हालांकि एक छोटी सी फायर सोल की कीमत इस तरह की डिग्री तक पहुंच सकती है, इससे मो फैन को बहुत झटका लगा। इसके अलावा ये चीज सीधे अग्नि जादू की शक्ति को बढ़ा सकती है। इससे न केवल प्राथमिक जादू की शक्ति बढ़ेगी, बल्कि मध्यवर्ती जादू की शक्ति भी बढ़ेगी। बस फायरी फिस्ट की उस अनुचित शक्ति के बारे में सोच रहा हूं। यदि फायरी फिस्ट की शक्ति दोगुनी बढ़ जाती, तो न केवल यह उन मिनियन श्रेणी के जादुई जानवरों को सीधे मारने में सक्षम होता, बल्कि योद्धा श्रेणी के जादुई जानवर भी इसका विरोध नहीं कर पाते। ओह हाँ, मुझे याद है कि उस लड़की मू निंगक्सुए में एक जन्मजात कुछ था। मो फैन को अचानक कुछ याद आया और उसने जल्दी से पूछा। मो फैन को यहाँ आए ज्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए उनके पास बहुत सारा ज्ञान था जिसे उन्हें पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता थी। हम स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा उत्पन्न विशेष तत्व बीज के अलावा उन कुलीन और प्राचीन परिवारों में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास स्वाभाविक रूप से किसी न किसी प्रकार की आत्मा होगी। ये लोग सामान्य लोगों की तुलना में कुछ साल पहले जागृत होंगे और उनका जागृत तत्व दूसरों की तुलना में एक स्तर तक बहुत अधिक शक्तिशाली होगा। म्यू निंगजियो एक जन्मजात ग्लास आइस सीड होना चाहिए। यह आइस सोल सीड्स के भीतर सबसे मजबूत प्रकार की बर्फ से संबंधित है। इसकी शक्ति आपके सामान्य बीजों की तुलना में 2.5 गुना अधिक मजबूत होगी। जब उसके जैसा कोई आइस स्प्रेड कवर का उपयोग करता है तो वह 2 सेकंड के भीतर किसी भी क्षेत्र में किसी को भी जमा सकती है। जादुई जानवरों के एक समूह के खिलाफ वह आधे काम से 2 गुना प्रभाव डाल पाएगी। पृथ्वी तत्व की पृथ्वी तरंग के साथ इसे जोड़कर, जो जादुई जानवरों की गति को धीमा कर सकती है, यह अनगिनत जादुई जानवरों को जमा सकती है। श्रीमती तांग्यू ने धैर्यपूर्वक मो फैन को समझाया। मो फैन हौंफने लगा। कोई आश्चर्य नहीं कि वह बूढ़ा बदमाश मू झोयुन मू निंगजू को एक खजाना क्यों समझता है और पूरा वो शहर मू निंगजू को नंबर 1 प्रतिभाशाली लड़की क्यों मानता है। इस तरह की जन्मजात प्रतिभा, जिसने उसे दूसरों से 2.5 गुना ज्यादा ताकतवर बनाया, उसे सचमुच अपने साथियों से आगे निकलने में मदद करती है। इसके अलावा इस लड़की ने दूसरों से कुछ साल पहले ही अपनी प्रतिभा को जागृत कर लिया था। उसका फायदा बिल्कुल साफ था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे इंपीरियल इंस्टीट्यूट ने सीधे भर्ती कर लिया। सामान्य लोगों के पास वास्तव में प्रतिस्पर्धा करने का कोई तरीका नहीं है, मोफैन फुसफुसाया। तांग्यू के चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसने मोफैन से कहा, तुम्हारा जन्मजात उपहार भी निरंकुश है। तुम्हारे पास दूसरों की तुलना में एक तत्व ज्यादा है। अगर हम तुलना करें तो तुम्हारा जन्मजात द्वितत्व मू निंगजियो के मुकाबले कहीं ज्यादा अनुकूल होगा। स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा उत्पादित बीजों को अवशोषित करके तत्व बीज की रैंकिंग बढ़ाई जा सकती है। एक और तत्व का उत्पादन होना एक ऐसी चीज है जिसे तुम खोज तो सकते हो, लेकिन उसकी तलाश नहीं कर सकते। श्रीमती तांग्यू, चूंकि आप इसे इस तरह कह रही हैं, तो मैं अपने बारे में बेहतर महसूस कर रहा हूं। इसके कुछ नुकसान भी हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने साथियों की तुलना में ज्यादा संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अपनी साधना नहीं बढ़ा सकते और संसाधनों की कमी है, तो आप किसी बेकार इंसान से कम नहीं होंगे। संक्षेप में, आपकी जन्मजात प्रतिभा पैसे और संसाधनों को बर्बाद कर देती है। मो फैंस के मुंह का कोना हिल गया। श्रीमती तांग्यू, यदि आप मेरे घावों पर नमक छिड़कना बंद कर दें, तो हम अभी भी एक खुश छात्र और शिक्षक बने रह सकते हैं। पैसे जलाने का पहलू मो फैन पहले ही अनुभव कर चुका है। जब दूसरे लोग स्टार ट्रेल खरीदते हैं तो वे ज्यादा से ज्यादा लगभग 50,000 खर्च करते हैं। जब मो फैन को उन्हें खरीदना होता है तो उसे एक फायर टाइप और एक लाइटनिंग टाइप की जरूरत होती है, यानी कुल मिलाकर 1 लाख। इसके अलावा, यदि हम इसके बारे में आत्मा बीज के रूप में सोचें, तो वह न केवल अग्नि आत्मा बीज प्राप्त कर सकता है, बल्कि ऐसा लगता है कि उसे बिजली प्रकार भी प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। यदि अग्नि आत्मा बीज की कीमत 2 मिलियन है, तो ये बिजली प्रकार को किस प्रकार के स्तर पर रखेगा? अरे, इसका मतलब तो ये होगा कि मुझे बाकी जीवन ग्रामीण क्षेत्र में ही रहना पड़ेगा। मेरा सुझाव है कि आप धनी और प्रभावशाली सत्ता पर भरोसा करें। वे आपको अपने समृद्ध संसाधन प्रदान करेंगे, इस तरह आप एक अच्छा भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। बेशक भविष्य में आपको उनके आदेशों का पालन करना होगा। आखिरकार उन्होंने आपको अनगिनत संसाधन दिए होंगे, श्रीमती तांग्यू ने सुझाव दिया। श्रीमती तांग्यू, आपकी पृष्ठभूमि असाधारण लगती है। आप भविष्य में भी मेरा खर्च उठाएं। मैं बड़े से बड़े खतरे में भी आपकी मदद करने से नहीं हिचकिचाऊंगा। मो फैन ने कहा। मैं फिर से मीठी बातें करने की हिम्मत कर रही हूं। तांग्यू का चेहरा लाल हो गया जब उसने इस बिगड़ेल छात्र को एक तीखी नजर से देखा। वह उसके शब्दों के पीछे छिपे बुरे अर्थ को समझ गई।
मो फैन ने फिर से जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं की। उसे अभी भी मिसेस तांग्यू की मदद की जरूरत थी। बेहतर होगा कि वह आगे ही निकल जाए वरना पीछे रह जाएगा। शिकारी जादूगरों के जाने के बाद वे दोनों चुपचाप उनका पीछा करने लगे। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वे ज्यादा करीब से पीछा करें। श्रीमती तांग्यू का छाया मंत्र ज्यादा असरदार नहीं था और आसानी से पकड़ा जा सकता था। इन लोगों के पदचिन्हों पर चलते हुए शिक्षक और छात्र को अंततः नदी का स्रोत मिल गया। नदी के उद्गम स्थल को जानबूझकर जमा करके एक छोटा जलाशय बनाया गया था। मौजूदा जलाशय पहले ही सूख चुका था। उसमें कुछ सूखी मछली की हड्डियां भी पड़ी हैं। इतने सारे लोग कैसे आ गए? ऐसी खबरें छिपाना वाकई मुश्किल होता है। तांग्यू और मो फैन छुप रहे थे और अचानक उन्हें पता चला कि छोटे से जलाशय पर दो समूह थे। समूह में पहले वाले शिकारी जादूगर भी थे। इन तीन लोगों के अलावा पेन शियोंग, जख्मी चेहरे वाला चरवाहे जैसा दिखने वाला आदमी भी था। उनके साथ साथ और साथी भी थे। इस समय शिकारी जादूगरों की यह टोली पहाड़ियों के पास एक जगह खड़ी होकर मानो दुश्मन का सामना कर रही थी। एक और समूह ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी आया हो। कुल 4 आदमी थे। उनमें से हर एक नेक और नेक इंसान लग रहा था और हजारों शिकारी जादूगरों की टोलियों के सामने भी उन्हें जरा भी घबराहट नहीं हुई। पान शियोंग, अगर तुम होन्जो की गलियों में भीख नहीं मांगना चाहते तो एक अच्छे लड़के की तरह व्यवहार करो और अपने आदमियों को ले जाओ। जिस अग्नि आत्मा बीज पर हम डोनफेंग परिवार ने अपनी नजरें गड़ा दी हैं, उसे कभी किसी और के साथ साझा नहीं किया जाएगा। समूह के मुखिया ने बताया कि समूह के मुखिया ने पारंपरिक आलीशान तांग सूट पहना हुआ था। यह आदमी अपने कपड़ों को लेकर बहुत सजग था, यहाँ तक कि उसके बालों का एक लट भी ऐसा लगता था मानो उसे खास तौर पर बनवाया गया हो। अगर वह सड़क पर घूम रहा होता तो ये सोचना स्वाभाविक था कि वह कई महिलाओं का ध्यान अपनी ओर खींच लेगा। डोनफेंग परिवार, मो फैन खुद सोचने लगा। पहले टीवी और उपन्यासों में देखा था तो अक्सर ऐसे ही उपनाम वाले लोग होते थे, हमेशा बहुत रौबदार। समूहों में वे रूखे और घमंडी होते थे। जब भी वे बोलते तो हमेशा अपने परिवार का नाम बताते, मानो वे शाही परिवार का हिस्सा हों। तो ये डोनफेंग परिवार है। ये बदतमीज लोग भी अग्नि आत्मा बीज पर निशाना साध रहे हैं। डोनफेंग परिवार अग्नि तत्व में अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध है। ये दुर्लभ अवसर होन्जो में प्रकट हुआ जो उनके क्षेत्र का एक हिस्सा है। उनके पास कोई कारण नहीं है कि वे इसे पहले दूसरों को दे दें। तांग्यू ने मन ही मन बुदबुदाया। तांग्यू स्वयं अग्नि तत्व में विशेषज्ञ थी, इसलिए वह देश के इन प्रसिद्ध अग्नि तत्व परिवारों के बारे में जानती थी। ऐसा लग रहा है कि वे झगड़ा करने वाले हैं, लेकिन समस्या यह है कि हुड वाला आदमी कहाँ है। मो फैन इन दो समूहों को तलवारें खींचते हुए देखकर ध्यान देने से खुद को नहीं रोक सका। वह कहीं छिपा होगा। उसकी योजना इन दोनों समूहों को आपस में लड़वाने की है, जबकि वह उसे छीन लेगा। तांग्यू ने कहा, काय करते, हम अंत तक इंतजार करेंगे। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, हम इसे गिरा देंगे। श्रीमती तांग्यू ने अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प के संकेत दिखाते हुए कहा। जब वे दोनों बातचीत कर रहे थे, डोनफेंग परिवार के 4 लोगों ने पहले ही पेनजियोन के शिकारी जादूगरों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी थी। डोनफांग परिवार के चारों लोग अग्नि जादूगर थे। जब वे चारों आपस में झगड़ने लगे तो उनकी हथेली में एक धधकती हुई ज्वाला प्रकट हुई। मो फैन ने मूलतः उन्हें अपने प्राथमिक स्तर के अग्नि तत्व ज्वाला विस्फोट के लिए कोई तैयारी करते नहीं देखा, क्योंकि वे सभी मंत्र जादू में माहिर थे और इससे अच्छी तरह परिचित थे। ऐसा लग रहा था कि उनके लिए प्राथमिक जादू करना बहुत सुविधाजनक था। अरे, ये चारों तो मध्यवर्ती जादूगर थे। डोनफेंग परिवार वाकई कुछ खास है। जिन लोगों को उन्होंने अग्नि आत्मा बीज के लिए लड़ने भेजा था, वे सभी मध्यवर्ती जादूगर हैं। अगर वे वो शहर में होते तो सब मशहूर होते। दूसरे समूह में वे 10 शिकारी जादूगर भी कमजोर नहीं लग रहे थे। पेन शियोंग, स्कारफेस मैन और काउबॉय स्टाइल मैन जो आभा छोड़ते हैं, वह मध्यम स्तर की थी। समूह के बाकी 7 जादूगर प्राथमिक जादूगर स्तर के कुलीन थे। प्राथमिक जादू तत्व का तीसरा स्तर 3 सेकंड के भीतर डाला गया था। ये शिकारी जादूगरों का एक बेहतरीन समूह है। इनमें शायद सामान्य श्रेणी के जादुई जानवरों को मारने की क्षमता है। अगर हम प्रभावित नहीं होना चाहते तो हमें दूर छिपना होगा। श्रीमती तांग्यू ने मो फैन को खींचा, धीरे से उछलते हुए हरे रंग की छाया के एक बड़े मैदान के बीच छिप गई। जादू एक कौन सा लगा, दृश्य धुंधला हो गया, मानो घोर अंधकार में चला गया हो। आसपास का सारा वातावरण गायब हो गया। जब उसे फिर से दिखाई दिया तो मो फैन हैरान रह गया कि वह 30 मीटर दूर बेल के पेड़ के एक दूसरे खेत में छाया में प्रकट हो गया था।
श्रीमती तांग्यू की अज्ञात क्षमता को देखकर उसकी आंखें आश्चर्य और विस्मय से भर गईं। इसे कहते हैं भागती हुई छाया, एक छाया तत्व का प्राथमिक मंत्र। जब आप छाया तत्व को जागृत कर लेंगे तो आपको यह मंत्र सीखने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। श्रीमती तांग्यू ने आत्मविश्वास से भरी लेकिन फिर भी मनमोहक मुस्कान दी, जिससे मो फैन जैसे किशोर को उनके प्रति प्रशंसा और श्रद्धा का अनुभव हुआ। यह तकनीक शक्तिशाली होने के साथ साथ रहस्यमय भी थी। जैसे जैसे उसके शरीर से आकर्षण निकलता, लड़कों के लिए उस पर मोहित हुए बिना रहना मुश्किल होता। दूसरी ओर डोनफैंग परिवार और शिकारी जादूगर भी भीषण युद्ध में उलझे हुए थे। ज्वाला विस्फोट की ध्वनि इस छोटे से जंगल में लगातार गूंज रही थी। जादूगरों की प्रचंड लपटों से सूखे पौधे धू धू कर जल रहे थे। मो फैन ने ध्यान से देखा। उसे एहसास हुआ कि जिन मध्यवर्ती जादूगरों ने पहले जादू दिखाया था, उन्होंने अभी तक अपना मध्यवर्ती जादू नहीं दिखाया था। अगर आप गौर करें तो एक इंटरमीडिएट मैजिक को कुल 49 तारों को नियंत्रित करने की जरूरत होती है। जब आप स्टार एटलस बनाना समाप्त कर लेंगे तब तक दुश्मन आप पर कुछ प्राइमरी मैजिक डाल चुका होगा। प्राथमिक जादू की ताकत मध्यवर्ती जादू जितनी शक्तिशाली नहीं है, लेकिन रिलीजन गति बहुत तेज है। तुम लोग मुझे ढक लो, मैं उन्हें अपनी उग्र मुट्ठी का स्वाद चखा दूंगा, उस सुंदर आदमी ने कहा जिसने पारंपरिक तांग पोशाक पहनी हुई थी। ये साफ था कि चारों अक्सर जोड़े में रहते थे। बाकी 3 तुरंत तांग सूट पहने उस आदमी की रक्षा के लिए त्रिकोणाकार आकृति में खड़े हो गए। तारे एक एक करके जुड़ रहे थे और तेजी से एक तारापथ का निर्माण कर रहे थे। उज्ज्वल स्टार पथ एक बार फिर से पार हो गया और तांग सूट आदमी के पैरों के नीचे एक स्टार एटलस में विकसित हो गया। जैसे ही स्टार एटलस का निर्माण हुआ, टैंक सूट वाले आदमी के चारों ओर लाल लपटें उठने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जलती हुई आत्मा बदला लेने की फिराक में हो। उसके चारों ओर की गर्मी भड़क रही थी, जिससे हवा का तापमान बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी खौलते हुए कड़ाहे में हो। आग की मुट्ठी, फटता हुआ आकाश। तांग सूट वाले व्यक्ति को अपना इंटरमीडिएट जादू डालते देख सामने खड़ा तीसरा व्यक्ति तुरंत वहां से भाग गया। वह आदमी दहाड़ा और उसने सारी लपटें अपने दाहिने हाथ में समेट ली। यह मुद्रा, ये भाव, ये सब मो फैन को बहुत जाना पहचाना लग रहा था। ये साफ था कि टैंक सूट पहने वह आदमी काफी समय से इंटरमीडिएट लेवल पर था। उसकी कास्टिंग की धारा प्रवाहता मो फैन से कहीं ज्यादा कुशल थी, और सबसे खास बात यह थी कि दूसरा व्यक्ति स्टार एटलस बनाने के लिए अपने कंट्रोल का इस्तेमाल कर रहा था। जैसे ही तीनों लोग तितर बितर हुए, अचानक आकाश से आग की एक विशाल लपटें नीचे की ओर गरजने लगी। छोटी सी पहाड़ी पर्वतमाला लपटों की तीव्रता को सहन करने में असमर्थ प्रतीत हो रही थी और भयंकर रूप से कांपने लगी। गर्मी बढ़ती ही जा रही थी। आसपास के कुछ पेड़ तेजी से टूटकर गिर गए और पेड़ों की चोटियां इतनी झुक गईं कि जमीन तक पहुंच गईं। जैसे ही आग की लपटें विशाल रूप से अंदर घुसीं, शिकारी जादूगर डर के मारे तितर बितर हो गए। सिर्फ चरवाहा ही वहां खड़ा रह गया। उसके जादू से बचने का कोई संकेत नहीं था। उसकी आंखों में थोड़ी सी घृणा भी झलक रही थी। रॉक बैरियर, स्टोन रेंज, काउबॉय मैन चिल्लाया। उसके दोनों हाथ बाहर निकलने लगे। लॉकी जीप के भीतर आप एक चट्टानी दीवार उभरती हुई देख सकते थे। यह विशाल चट्टानों का एक उबड़ खाबड़ अवरोध बन गया था। पत्थरों की यह खुरदरी दीवार एक ढाल की तरह लग रही थी जो अपने अंदर के लोगों की रक्षा कर रही थी। यह दीवार इतनी मोटी थी कि कोई भी इसे भेद नहीं सकता था। पहाड़ की चोटी पर फूटी आग की विशाल लपटों ने वास्तव में एक छाप छोड़ी, लेकिन आग की लहरें केवल पत्थर की बाधा के साथ साथ आसपास के क्षेत्र में ही फैल सकीं। मो फैन ये दृश्य देखकर दंग रह गया। मो फैन को फियरी फिस्ट की ताकत का अंदाजा था। फियरी फिस्ट का सबसे मजबूत हिस्सा उसका केंद्र था, जो इमारतों को जलाकर राख कर सकता था। उसकी मारक क्षमता एक पूरे बंगले को तबाह करने के लिए काफी थी। हालांकि जब फियरी फिस्ट की अविश्वसनीय शक्ति पत्थर की दीवार से टकराई, तो वह दीवार असल में अवरुद्ध हो चुकी थी। फियरी फिस्ट के सामने खड़ा काउबॉय मैन सुरक्षित था और उसके पीछे बाकी लोग भी। मध्यवर्ती रॉक मंत्र, रॉक बैरियर, मध्यवर्ती स्तर का पूर्व सबसे शक्तिशाली रक्षात्मक मंत्र। तांग्यू एक शिक्षक बनने के लिए बहुत उपयुक्त था। उसने तुरंत मो फैन को मध्यवर्ती क्षेत्र की अज्ञात जानकारी समझा दी। प्रभावशाली, मो फैन ने कहा। प्राथमिक स्तर पर सभी के पास केवल एक ही मंत्र होता था। इस प्रकार जादू के द्वंद्व में हर कोई बारी बारी से आक्रमण करता था। मध्यवर्ती स्तर पर सभी के पास 4 मंत्र होते थे। जादूगरों के बीच द्वंद्वयुद्ध आक्रमण और बचाव की युक्तियों के साथ चालों की लड़ाई बन जाता था। हालांकि हंटर मैजिशियन दस्ता जन्म से ही प्रसिद्ध नहीं था, फिर भी उनका मुकाबला अविश्वसनीय रूप से उचित था।
काउबॉय मैन द्वारा अपनी रक्षात्मक रणनीति पूरी करने के बाद चेहरे पर जख्म के निशान वाले व्यक्ति ने भी चट्टानों के नीचे से अपना पवन मध्यवर्ती जादू डालना समाप्त कर दिया। हवा का रास्ता बवंडर। एक क्षण में पर्वत श्रृंखला के भीतर जलाशय ऐसा लगा जैसे वाह! अचानक एक तेज आंधी आई। शुष्क और गर्म हवा को उस भयानक हवा ने तेजी से उड़ा दिया। छोटे से जलाशय के पास खड़े लोग साफ महसूस कर रहे थे कि उनके आसपास के 100 मीटर के दायरे की हवा एक निश्चित क्षेत्र में तेजी से बह रही है। हवा की धाराएं हवा के सबसे सीमित बिंदु पर जमा हो गईं, जिससे वह धीरे धीरे घूमती हुई एक भयावह बवंडर में बदल गई। बवंडर ने धूल को अपने अंदर घुमाकर एक धुंधले पीले ड्रैगन का रूप ले लिया जो पूरे आकाश में फैल गया। आसपास के पेड़ भी हवा के जोर को झेल नहीं पाए और लगभग बवंडर की चपेट में आ गए। जैसे ही तेज हवाएं उसके चेहरे पर लगी, उसे हल्का हल्का दर्द होने लगा। मो फैन अब छोटे से जलाशय के पास की स्थिति को साफ साफ नहीं देख पा रहा था। उसे बस हवा का वह निशान बवंडर दिखाई दे रहा था जो किसी खतरनाक राक्षस की तरह था और पूरी जगह को उलट पुलट कर रहा था। मो फैन ने पवन तत्व के मध्यवर्ती जादू का अनुभव किया था और इस बार उसे फिर से देखकर उसका दिल फिर से धड़क उठा। प्राथमिक स्तर के पवन ट्रैक की तुलना में मध्यवर्ती पवन मंत्र एक टायरानोसॉरस जैसा था। उसकी विनाशकारी शक्ति अविश्वसनीय रूप से भयावह थी। बवंडर के गुजर जाने के बाद छोटे जलाशय का रूप बदल गया था। झुके हुए पेड़ झुक गए थे, गिरे हुए पेड़ गिर गए थे और हर जगह पत्थर बिखरे पड़े थे। इस अफरा तफरी के केंद्र में डोनफैन परिवार के 4 जादूगर थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपनी रक्षा के लिए किसी जादुई औजार का इस्तेमाल किया हो, क्योंकि वे हवा में नहीं उछले थे। अगर ऐसा नहीं होता तो इतनी ऊंचाई से गिरने पर उनकी आधी जिंदगी भी नहीं बचती। हालांकि चारों ने जादू से खुद को बचाया, लेकिन उनके हाव भाव से पता चल रहा था कि वे मुश्किल स्थिति में हैं। तांग सूट पहने उस आदमी के चेहरे पर कुछ गुस्सा साफ झलक रहा था। दोनों पक्ष गुस्से से जल रहे थे और जादूगर अब अपने मध्यवर्ती मंत्रों का इस्तेमाल सावधानी से नहीं कर रहे थे। मो फैन और तांग्युए ने गोलीबारी से बचने के लिए 50 कदम पीछे हट गए। लड़ाई 10 मिनट तक चली और जादुई औजार भी निकाले गए। आखिरकार टैंक सूट पहने आदमी ने डेथ स्ट्राइक जादुई औजार से उस जख्मी आदमी की चट्टानी ढाल को काट डाला। हंटर जादूगरों का दस्ता सदमे में पीछे हट गया। एक बार जब उनकी रक्षा छीन ली गई तो हंटर जादूगरों का समूह, जिन्हें प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक पूरी टीम की आवश्यकता थी, 4 मध्यवर्ती जादूगरों से पूरी तरह से अभिभूत हो गया। आज मैं तुम्हारे हंटर यूनियन को मुंह की खानी पड़ेगी। अगर तुम अभी बाहर नहीं निकले तो मैं तुम सबको जलाकर राख कर दूंगा। जब प्रवर्तन दल आएगा तो वे तुम्हारा एक भी निशान नहीं ढूंढ पाएंगे। टैंक सूट वाला आदमी गुस्से से चिल्लाया और उसके हाथ से आग का एक सुनहरा गोला निकला। शियोंग पैन और उसके लोग अविश्वसनीय रूप से अनिच्छुक थे, लेकिन उनमें स्वयं के लिए खड़े होने की कोई क्षमता नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उनके कौशल बराबर नहीं थे, बल्कि सच तो ये था कि इन परिवार के सदस्यों के पास जरूरत से ज्यादा जादुई उपकरण थे। बड़ी मुश्किल से वे अपने विरोधियों को कौशल के मामले में परास्त कर पाए, लेकिन अंततः जादुई उपकरणों से आसानी से हार गए। इस समय एक प्रभावशाली परिवार और एक जमीनी जादूगर के बीच का अंतर बहुत स्पष्ट हो गया। हम चले गए। शियोंग पैन ने अपने दांतों को भींचते हुए अपने साथी को उठाया जो बेहोश हो गया था। वे इस बात से खुश हो सकते थे कि कोई भी नहीं मरा। सच तो यह है कि डोनफैन परिवार के लोग उन्हें अभी मार डालने में पूरी तरह सक्षम थे। हालांकि उन्होंने कोर्ट एसोसिएशन के संभावित नतीजों के कारण ऐसा नहीं करने का फैसला किया। बाहरी दुनिया में खजानों के लिए जादूगरों की लड़ाई आम बात थी। जो जादूगर किसी उच्च लोक में पहुंच जाते थे, उनके हाथ अपने साथियों के खून से रंगे होते थे। शिकारी जादूगरों का मानना था कि उनकी अपनी जान अग्नि आत्मा बीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनका समूह तेजी से पीछे हट गया। वे इस जगह के आसपास ज्यादा देर तक नहीं रुके क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उनकी ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो चुकी है। डोनफैन परिवार के 4 लोगों ने लंबी सांसें ली और अंततः शिकारी जादूगरों को पीछे हटते देख शांत हो गए। अरे, उन्होंने तो हमसे भी पंगा लेने की हिम्मत की। मुझे लगता है हमारा नुकसान भी बहुत बड़ा था। मेरा नेबुला लगभग खत्म हो गया है, उस खूबसूरत नुकीले बालों वाले आदमी ने गाली देते हुए कहा। हाँ, ये भाई जून की बात का परिणाम था, उन्हें सीधे डराकर भगा दो। टैंक सूट वाले आदमी का चेहरा शांत नहीं था। वे शिकारी जादूगर आमतौर पर जादुई जानवरों से लड़ते थे। वे शहर में रहने वाले मध्यवर्ती जादूगरों से ज्यादा शक्तिशाली थे। शुक्र है कि वह इन 3 लोगों को साथ लाया था जिन्हें परिवार में कुलीन माना जा सकता था, वरना वह यहीं मर जाता। शिकारी संघ के लोग वाकई ऐसे लोग नहीं थे जिन्हें वे आसानी से भड़का सके।
चूंकि वे चले गए हैं तो चलो खजाना इकट्ठा करना शुरू करते हैं। तसक तसक अग्नि आत्मा बीज अगर मुझे मिल गया तो युनमेई जरूर मेरे लिए घुटने टेक देगी। देखते हैं कि क्या वह अब भी वही नेक काम करती है जो वह रोज मुझे नजरअंदाज करती है। चेहरे पर तिल वाले आदमी ने कहा, ये चीज मुझे दे दो, मैं तुम लोगों को कुछ और अच्छी चीजें दूंगा। डोनफांग जून ने दृढ़ता से कहा जैसे ही उसने अपने महंगे कपड़े ठीक किए। अन्य लोग पहले तो हैरान हुए, फिर वे क्षमायाचना पूर्वक मुस्कुराने लगे। चाहे वे कितने भी असंतुष्ट क्यों न हो, फिर भी उन्होंने डोनफांग जून से झगड़ा करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि वे दोनों वास्तव में एक मध्यवर्ती जादूगर थे। डोनफांग जून एक प्रत्यक्ष शिष्य था जो अन्य कुलीन संप्रदायों के लोगों के साथ एक ही मेज पर भोजन करने में सक्षम था। इन लोगों में डोनफांग जून के विरुद्ध संघर्ष करने की हिम्मत ही नहीं थी। मुझे माफ करना, ये चीज मेरी है। बाकी फायदों की बात करें तो अगर मेरा मूड ठीक रहा तो मैं तुम सबको थोड़ी कम तकलीफ में मरने दूंगा। जैसे ही बाकी 4 लोग अपनी फसल काटने की योजना बना रहे थे, एक ठंडी और उदास आवाज उनके पास आए। बेसबॉल कैप और कुछ हद तक सुंदर चेहरे वाला एक बेहद पीला सा नौजवान उनकी तरफ बढ़ रहा था। जादुई युद्ध के बाद जो अराजक माहौल बना हुआ था, वह अचानक एक कड़कड़ाती ठंड में बदल गया जो उनकी त्वचा में, यहां तक कि उनकी अस्थि मज्जा तक पहुंच गई। इस आदमी में एक विशेषज्ञ जैसी आभा थी और हत्या का इरादा बेपरवाह था। भगोड़े विद्वान जैसा दिखने वाला यह व्यक्ति अचानक एक जादुई जानवर जैसी निर्दयता प्रकट कर रहा था। उसने अपनी भावशून्य निगाहें डोंगफेंग परिवार के 4 जादूगरों पर घुमा दी। इस बार आप कौन है? आप वास्तव में हमारा पुरस्कार काटना चाहते हैं, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की है। डोंगफेंग जून के चेहरे पर तुरंत उसका गुस्सा दिखाई दिया। तुमने मेरा नाम तो सुना ही होगा, चाओ हे। उस आदमी ने धीरे से अपनी टोपी उतारी, जिससे उसका आधा चेहरा दिखाई दिया, और तुरंत ही एक राक्षसी भाव प्रकट हुआ। सबको ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके माथे पर एक निशान था जो साफ तौर पर दागने वाले लोहे से बनाया गया था। जिन लोगों के माथे पर इस तरह का निशान था, वे ज्यादातर वे थे जिन्हें जादुई परीक्षणों में मौत की सजा सुनाई गई थी। चाओ हे, यह वह हत्यारा जादूगर है, कंघी किए हुए बालों वाला आदमी चिल्लाया। डोंगफांग परिवार, अगर मुझे ठीक से याद है तो आप लोगों की एक लड़की है जिसका नाम डोंगफांग क्विंगर है। वो काफी स्वादिष्ट लगती है। चाओ हे हंसने लगा। तुम कमीने, क्या तुमने वास्तव में हमारे डोंगफेंग परिवार के एक शिष्य के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत की? ओह, उसके साथ खेलना कोई खास बात नहीं थी। मेरा मतलब था कि जब मैंने उसे खाया तो वो बहुत स्वादिष्ट थी। चाओ हे ने अपने होंठ चाटे, मानो कोई रक्त राक्षस हो। जब चारों लोगों ने ये सुना तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। वे जानते थे कि डोंगफॉन क्विंगर नाम की लड़की को चाओ हे नाम का एक पागल राक्षस उठा ले गया था। किसने सोचा होगा कि इस राक्षस ने उसे सचमुच खा लिया होगा। दूसरी तरफ मो फैन ने श्रीमती तांग्यू की ओर देखा। उसका दिल डर की अंतहीन लहर से हिल रहा था। यह व्यक्ति इतना पागल था कि वो एक व्यक्ति को भी खा सकता था। उसके और एक जादुई जानवर के बीच क्या अंतर था? इसीलिए हम उसे इस बार जाने नहीं दे सकते, तांग्यू ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। डोंगफेंग परिवार के 4 लोग कमजोर नहीं हैं, उन्हें सक्षम होना चाहिए। मो फैन के खत्म होने से पहले चाओ हे नामक राक्षस ने अजीब तरह से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी अत्यंत भयानक थी, खून चूसने वाले चमगादड़ की चीख जैसी। बेतहाशा हंसते हुए मो फैन को अचानक एहसास हुआ कि ऊंचाई से कोई काली चीज धीरे धीरे नीचे उतर रही है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई काला मकड़ी का जाला पहले से वहां मौजूद हो, और साथ ही ऐसा भी लग रहा था जैसे किसी खूंखार जीव का पंजा नीचे गिर रहा हो। मैं असल में आप सबसे पहले यहां मौजूद था। दरअसल ये राक्षसी गड्ढा असल में एक उपहार था जो मैंने हमारी मुलाकात के लिए तैयार किया था। एक काला पंजा और एक काली मकड़ी का जाला दिखाई दिया। जब चारों आदमियों ने सिर उठाया तो उन्हें जाल दिखाई दिया जो काली धुंध में लिपटा हुआ था। यह एक आश्चर्यजनक रूप से भयावह मकड़ी की परछाई थी। उसकी असंख्य आंखों में एक लालची चमक थी और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वह जीव उन्हें निगल रहा हो। यह अभिशाप तत्व है, पीछे हटो, डोंगफेंग जून चिल्लाया। उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। सब घबरा गए। उन्होंने ऐसा जादू पहले कभी नहीं देखा था, जिससे अदृश्य काले रेशम ने उनके पूरे शरीर को बांध लिया। जैसे ही वे बंधे, अगर वे जादू करने की कोशिश में अपनी आंखें बंद कर लेते तो लालची आंखें और उस भयावह मकड़ी का भयावह शरीर उनकी आध्यात्मिक दुनिया में प्रकट हो जाता। उसका घिनौना शरीर और उनके मन में आंखों का ढेर उन्हें एक भी तारे को नियंत्रित करने में असमर्थ बना रहा था। अरे नहीं, हम बहुत देर कर चुके हैं। तांग्यू अचानक उठ खड़ी हुई और उसका चेहरा पीला पड़ गया।
असल में तानग्युए चाहता था कि जब चाओ हे डोंगफांग परिवार के 4 लोगों पर हमला कर रहा हो तो वह तुरंत कार्रवाई करे और उससे पूरी तरह निपटे। किसने सोचा होगा कि उसने पहले ही यहाँ एक अभिशाप जाल तैयार कर लिया है और डोंगफांग के 4 आदमियों को पल भर में बांध दिया है। शाप तत्व के मंत्र आमतौर पर भयावह और चालाक होते थे। अगर आप सावधान न रहें तो आप उनसे बचाव नहीं कर सकते थे। डोंगफेंग परिवार के 4 लोग पूरी तरह से शिकारी जादूगरों के दस्ते पर केंद्रित थे। जब वे अपेक्षाकृत थके हुए लग रहे थे तो चाओ हे ने अपना मध्यवर्ती शाप जादू चलाया और सीधे और सहजता से सब कुछ और सभी को तुरंत नष्ट कर दिया। इसके अलावा भयावह मकड़ी का जाल तीसरे स्तर तक विकसित हो चुका था। उस स्तर तक पहुंचने पर भयावह मकड़ी की आत्मा एक प्रेत बन जाती थी जो लोगों के मन में प्रवेश कर जाती थी और जाल में फंसने वालों के पास प्रतिरोध करने का कोई रास्ता नहीं बचता था। डोंगफेंग के लोग बिल्कुल भी कमजोर नहीं थे। हालांकि वे इस तरह की शाप देने वाली योजना से खुद को बचा नहीं पाए। एक बार जाल में फंसने के बाद ये चारों लोग अपाहिजों से अलग नहीं रहे, वे तो बस भेड़े थे। मो फैन ने उदास चेहरे के साथ कहा, हमें इस बात पर खुश होना चाहिए कि हम पहले नहीं आए, वरना हम ही उस जाल में फंस जाते। श्रीमती तानग्यू जिस भगोड़े से निपटने की योजना बना रही थी वो किसी जादुई जानवर से भी ज्यादा भयानक था। यह इंसान बिल्कुल मकड़ी जैसा था। वे एक पारदर्शी जाल बुनते हैं और अपने शिकार को अनजाने में उसमें फंसा लेते हैं। जैसे ही वे उस जाल को तोड़ने की कोशिश करते हैं मृत्यु के देवता आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। अगर वे आत्मा तत्व या प्रकाश तत्व होते तो वे अभी भी जीवित रह पाते, वरना वे निश्चित रूप से मर जाते। तानग्यू सचमुच उन्हें बचाना चाहती थी। हालांकि अगर वह अभी कार्रवाई भी करती तो भी उसका कोई फायदा नहीं होता। वह अग्नि तत्व और अंधकार तत्व में माहिर थी। इन दोनों तत्वों के मंत्र शाप तत्व के जादू को तोड़ नहीं पाते थे। लाइटनिंग तत्व के बारे में क्या ख्याल है? मो फैन पहले ही एक स्टार एटलस बुक निकाल चुका था। तानग्यू ने तुरंत अपना सिर हिलाया। शाप तत्व के सभी मंत्र पहले से ही डाले जाते हैं। अगर बिजली भी मंत्र डालने वाले को मार दे तो भी उसका कोई फायदा नहीं होगा। शाप तत्व इन चारों लोगों की जान लगातार कुतरता रहेगा। दूसरे शब्दों में, जिस क्षण ये चारों लोग बिना ये जाने की शाप डाला गया है इस जगह में दाखिल हुए, उसी क्षण से उनका जीवन उनका अपना नहीं रहा। यह आदमी सचमुच भयानक है। मो फैन आश्चर्यचकित होने से खुद को नहीं रोक सका। तानग्यू ने अपने होंठ के किनारे को काट लिया। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। जादुई परीक्षणों की न्यायाधीश होने के नाते लोगों को बचाना उसका कर्तव्य था। हालांकि इस समय वो बस वहीं खड़ी होकर श्राप को उन 4 आदमियों की जान निगलते हुए देख सकती थी। वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकती थी क्योंकि अगर वो ऐसा करती भी तो भी वो 4 डोंगफेंग पुरुषों को नहीं बचा पाती। वो बस इंतजार कर सकती थी, उस पल का इंतजार जब चाओ हे अग्नि आत्मा बीज की कटाई करते हुए अपनी सतर्कता कम कर देगा, तभी वो उससे निपट पाएगी। अगर उसने उसे इस बार भागने दिया तो कौन जाने कितने और लोग ऐसी ही विपत्ति का शिकार होंगे। डोंगफांग के चारों पुरुषों के चारों ओर गहरे पारदर्शी धागे उलझे हुए थे। उनके चेहरे बेजान लग रहे थे, मानो किसी दुष्ट तत्व द्वारा उनकी आत्माएं धीरे धीरे रिस रही हों। एकमात्र व्यक्ति जिसके पास इसका विरोध करने की क्षमता थी वह था डोंगफेंग जुन। वो दर्द में लग रहा था और गुस्से से चिल्ला रहा था, यदि आप हमें मार देते हैं तो डोंगफेंग परिवार आपको कभी जीवित नहीं रहने देगा। प्रसिद्ध परिवार के लोग वाकई बेवकूफ है। मुझे तो ट्रायल गिल्ड से भी डर नहीं लगता। क्या मैं एक साधारण परिवार से डरूंगा? चाओ हे ने उदास मुस्कान के साथ जवाब दिया। चाओ हे को इन लोगों की परवाह नहीं थी जिनकी आत्माएं धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। उसका ध्यान बुरी तरह से टूटे हुए जलाशय के तल पर था। सच में चाओ हे भी बहुत हैरान थे। ये तो वाकई एक जलस्रोत था। अग्नि आत्मा का बीज यहाँ कैसे प्रकट हो सकता है जब तक कि यह नरक की अग्नि न हो। सामान्यतः नरक की अग्नि हजारों वर्षों से बुझी हुई पाताल लोक की गर्मी से उत्पन्न अग्नि होती थी। अग्नि आत्मा के रूप में इस प्रकार की ज्वाला काफी शांत होती थी, इसलिए इसे अपने उपयोग के लिए तैयार करना और परिष्कृत करना काफी आसान था। इस प्रकार का अग्नि आत्मा बीज कई अग्नि तत्व जादूगरों के लिए सबसे अच्छा विकल्प था क्योंकि यह सूक्ष्म और प्रभावशाली रूप से शक्तिशाली था। नीलामी में यह आमतौर पर बहुत ऊंची कीमत पर बिकता था। इनमें से एक एलिमेंटल सोल सीड्स की कीमत करोड़ों में पहुंच सकती है। अगर आप इसे परिष्कृत नहीं कर पाए तो बेहतर होगा कि आप अपनी साधना छोड़ दें। बहुत अच्छा, इस नर्क की आग को परिष्कृत करने के बाद मैं अपनी बढ़ी हुई शक्ति से जो चाहूंगा कर सकूंगा, चाओ हे खुशी से चिल्लाया। उन्नत जादूगर बनने के लिए उसके पास अभी भी एक बहुत बड़ा अंतर था। सामान्य परिस्थितियों में उसकी शक्ति कम समय में बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती। हालांकि
नरक की आग के साथ उसके अग्नि जादू की शक्ति उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाती। देखते हैं कि क्या वे शिकारी जादूगर और जादू परीक्षणों के लोग मेरा शिकार करने की हिम्मत कर पाते हैं। धमाका। जैसे ही चीखने की आवाज सुनाई दी, दरारयुक्त और सूखा पानी का जलाशय फट गया तथा उसके स्थान पर एक जला हुआ छेद दिखाई देने लगा। छिपे हुए नरकंकाल का स्थान बहुत गहरा नहीं था। इस प्रकार का तात्विक बीज आमतौर पर अपने आसपास के वातावरण में बड़ा परिवर्तन लाता है। जब ऐसा होता था तो ये संकेत देता था कि वो खुला पड़ा है, खोजे जाने के लिए तैयार है। छेद के फटने के बाद नीचे से एक गर्म लहर उठी। ये गर्म लहर आग के एक स्तंभ में बदल गई, मानो वो अपनी बेड़ियों से आजाद हो गई हो। चाओ हे ने जब इस भव्य अग्नि स्तंभ को देखा तो वह पागलों की तरह हंसने लगा। वास्तव में एक अग्नि आत्मा बीज था। स्वच्छ, मनमोहक लाल रंग को देखते हुए वो यह निर्धारित करने में सक्षम था कि यह नरक की आग अपेक्षाकृत शुद्ध थी। यह एक गुलाब की लौ थी। लपटों का सामान्य रंग लाल होता था। इस प्रकार की लाल लपटों को सामान्य श्रेणी कहा जा सकता था। कोई भी जादूगर जिसने अग्नि तत्व को जागृत कर लिया हो, उस प्रकार की लपटों को नियंत्रित करने में सक्षम था। ज्वाला आत्मा श्रेणी की थी। आकाश ने आध्यात्मिक प्रकृति वाली एक विशेष प्रकार की ज्वालाएं उत्पन्न की, जो स्वयं को ज्वालाएं कहलाने में सक्षम थी। मनमोहक गुलाबी लाल रंग में रंगी इस ज्वाला को गुलाब ज्वाला नाम दिया गया। इसकी प्रचंड गर्मी अन्य अग्नि आत्मा बीजों से कहीं अधिक थी। इसे सरल फिर भी प्रचंड कहा जा सकता है। इस तरह के खजाने के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाना और अधिक लोगों को मारना वास्तव में परेशानी के लायक था। चाओ हे का पूरा अस्तित्व उत्तेजना से कांपने लगा। डोंगफांग परिवार की उन 4 लाशों की तुलना में, जिनकी आत्माएं सूख चुकी थीं, उसकी भाव भंगिमाएं बहुत अलग थीं। तुम यहां रुको और देखो, मैं पहले अंदर जाऊंगी, तांग्यू ने मो फैन से फुसफुसाते हुए कहा। तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है, मो फैन ने अपनी नाक की ओर इशारा किया। प्रतिद्वंद्वी एक पागल हत्यारा है। मैंने तुम्हें सिर्फ एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच के तौर पर आने दिया था, इस पागल से लड़ने के लिए नहीं, तांग्यू ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। तांग्यू के लिए मो फैन अभी भी एक छात्र था। अगर दूसरे लोगों ने डोंगफेंग परिवार के उन 4 इंटरमीडिएट जादूगरों को मरते देखा होता तो वो डर के मारे कांप उठता। तांग्यू जानती थी कि मो फैन बहादुर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि तांग्यू मो फैन को बेवजह लड़ने देगी। चूंकि मैजिक ट्रायल्स उस समय बो सिटी में आए आपदा से निपट रहा था, इसलिए वे किसी भी व्यक्ति को वहां नहीं भेज पा रहे थे, वरना तांग्यू ने मो फैन को इस तरह के खतरनाक मिशन में शामिल होने की इजाजत नहीं दी होती। श्रीमती तांग्यू ने पहले ही ऐसा कह दिया था। मो फैन केवल स्थिर रहकर देख सकता था। दूसरी ओर चाओ हे के हाथ सीधे उस गुलाबी ज्वाला स्तंभ को छू रहे थे जो फूट पड़ा था। यह स्पष्ट था कि मनमोहक लाल ऊर्जा चाओ हे में विलीन हो रही थी। वो अपने अंदर प्रवाहित हो रही शक्ति का आनंद ले रहा था। कुछ क्षण प्रतीक्षा करने के बाद अंततः वो चलने लगी। उसकी खूबसूरत आकृति पेड़ों की परछाइयों में आसानी से चल पा रही थी। पलक झपकते ही तांग्यू चाओ हे के पीछे आ गई। मो फैन ने तांग्यू को अपना शैडो मैजिक करते देखा तो उसने अनजाने में अपनी सांस रोक ली। उसने सोचा कि अगर उसने जोर से सांस ली तो शायद पागल उन्हें पहचान लेगा। इसकी शुरुआत एक अंधेरे स्टार पथ से हुई, जो तेजी से श्रीमती तांग्यू के पैरों के नीचे संघनित हो गया और फिर रहस्यमय अंधेरे ऊर्जा से भरे एक स्टार एटलस का निर्माण करने लगा। स्टार एटलस पूरा होने के बाद श्रीमती तांग्यू ने धीरे से अपनी दोनों बाहें फैला दी। उनकी सुडौल छाती पर एक आधा छिपा हुआ विशालकाय कांटा प्रभावशाली रूप से उभर आया था। विशाल छाया स्पाइक ऐसा लग रहा था जैसे उसमें प्रचुर मात्रा में काली ऊर्जा समाहित हो। जैसे जैसे वो चुपचाप बन रहा था, आसपास की परछाइयां विकृत होने लगीं। यहां तक कि जब विशालकाय छाया स्पाइक अचानक आगे के क्षेत्र से गुजरा तो वहां केवल छाया के निशान ही दिखाई दिए तथा एक भी आवाज नहीं सुनाई दी। मो फैन इस विशालकाय परछाई को सदमे में देख रहा था। वो अपना सिर नीचे किए बिना नहीं रह सका क्योंकि वो तेजी से गुजर रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि यह विशालकाय परछाई अपने रास्ते से गायब हो गई है। बस एक अविश्वसनीय रूप से तेज छाया थी जो उसके अस्तित्व का संकेत दे रही थी। ये छाया तत्व का मध्यवर्ती जादू था। मो फैन हैरान था कि इसका कोई रूप नहीं था और यह पूरी तरह से खामोश कौशल था। इससे बचाव कैसे हो सकता था? विशाल छाया स्पाइक जंगल के पास से उड़ता हुआ अचानक चाओ हे की परछाई में प्रकट हुआ। विशाल छाया स्पाइक ने चाओ हे के भौतिक शरीर पर नहीं, बल्कि उसकी परछाई पर हमला किया। चारों ओर फैली आग की खूबसूरत लपटों के बावजूद चाओ हे की परछाई साफ दिखाई दे रही थी। जंगल में तांग्यू से दागी गई विशाल छाया कील ने चाओ हे की परछाई को ठीक उसी तरह भाले से छेद दिया जैसे किसी को छुरा घोंप दिया गया हो।
चाओ हे का पूरा शरीर जोर से कांप रहा था, उसकी परछाई कीलों से जड़ दी गई थी और 1 इंच भी हिल नहीं पा रही थी। उसका शरीर भी हिल नहीं पा रहा था, मानो उसके शरीर को सचमुच कीलों से जड़ दिया गया हो। तांग्यू को तब अधिक राहत महसूस हुई जब उसने देखा कि चाओ हे को सफलतापूर्वक नीचे गिरा दिया गया है। विशाल छाया स्पाइक मध्यवर्ती जादू के सबसे शक्तिशाली बंदी मंत्रों में से एक था। यह किसी भी प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन यह एक दबाव बिंदु की तरह उनकी गतिविधियों को रोकने में सक्षम था। यह दुश्मन के विचारों को भी अवरुद्ध कर सकता था और उन्हें क्षण भर के लिए जादू करने से रोक सकता था। विशाल छाया स्पाइक का निशाना छाया ही थी। जादुई उपकरण या कवच का इस्तेमाल करने पर भी वे उससे बचाव नहीं कर पाते। एक और छिपी हुई पार्टी, ये तो और भी दिलचस्प होता जा रहा है। चाओ हे अकड़कर पलटा। उसे लगा जैसे उसकी छाती में किसी अनजान चीज ने छेद कर दिया हो, जिससे हिलना डुलना मुश्किल हो रहा था। तुम्हारी बाहों में 4 और जानें चली गई, और वे सभी मध्यवर्ती जादूगर थे। तुम्हें न केवल मौत की सजा मिलेगी, बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी सजा मिलेगी। तांग्यू ठंडे स्वर में जंगल से बाहर चली गई। चाओ हे को घूरते हुए उसकी आंखें एक जल्लाद के क्रोध और गरिमा से भरी थीं।